हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी बच्चों ने एचपी टेट की तैयारी की है उन लोगों के लिए मैराथन क्लास है जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जिससे कि आपकी जो रिवीजन है और उसके साथ साथ अगर नए कुछ टॉपिक मिलते हैं उसके लिए भी अभी टाइम है आपके पास, वो भी आप पढ़ पाओ। ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है देन हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो स्टडी डाइट के टेलीग्राम चैनल से आप ये पीडीएफ जो है वो ले सकते हो। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हु सेड दीज वर्ड्स। मेनली अगर एज ए टीचर हम बात करें तो जिन बच्चों के साथ हम डील करेंगे वो सारे अडोलसेंस होंगे, किशोर होंगे, है ना। और बोला कि किशोरावस्था जो है वो तनाव और तूफान की अवधि है, अवस्था है। ये जो वर्ड्स हैं ये किसके हैं? जीन प्याजे ने ये कहा है, स्टैनली हॉल ने, डॉर्थी ने या स्किनर ने। तो आपको पता है कि अडोलसेंस के बारे में, अडोलसेंस में वेरियस क्राइसिस हैं, इनके बारे में किसने बात की है? स्टैनली हॉल ने बात की है। इन्होंने कहा है कि ये जो अडोलसेंस का पीरियड है, किशोरावस्था का काल है, ये पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म है, तनाव और तूफान की अवस्था है। एक बार देख लेना, चेक कर लेना कि टोटल आपके मार्क्स कितने आप कर पा रहे हो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें से आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिप्रेजेंट्स अ पैटर्न ऑफ बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस दैट बिगिंस एट कंसेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू द लाइफ स्पैन। क्या बोला? जैविक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावात्मक प्रक्रियाओं के पैटर्न का प्रतिनिधित्व करता है, गर्भाधारण से शुरू होता है और जीवन काल तक जारी रहता है। ये क्या है? डेवलपमेंट है, विकास, मैच्योरेशन, परिपक्वता, ग्रोथ, वृद्धि, कॉग्निशन या फिर संज्ञान है। तो ये जो डेफिनेशन है, एक्चुअली ये किसकी डेफिनेशन है? ये पूरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, ये हमारा डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन आ जाती है? ये डेवलपमेंट, विकास की डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। डेवलपमेंट, विकास के बारे में बात करें, ये कैसी प्रोसेस है जो कंसेप्शन, गर्भधारण से स्टार्ट हो जाती है और टिल डेथ ये कंटिन्यू रहती है, जिसमें हमारे अंदर बायोलॉजिकल, फिजिकल चेंजेस, मतलब कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, सोशियो इमोशनल, ये सारे चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बात करें कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, जबकि मेच्योरिटी के बारे में हम क्लियरली ऐसा नहीं कह सकते हैं। वहाँ हम मानते हैं मेच्योरेशन भी इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, बट दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, दोनों में एक जैसी चीजें ही ऑलमोस्ट हम बात कर सकते हैं, है ना। बट हाँ, इन सब में ब्रॉडर जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलपमेंट है। अदरवाइज डेवलपमेंट के अंडर ही हम मेच्योरिटी, ग्रोथ एंड लर्निंग को मानते हैं, कई बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, है ना, कई नहीं भी इस बात से एग्री करते हैं। नेक्स्ट, विच थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन फीलिंग्स। अगर हम बात करें किसकी? फीलिंग्स की, हमारे ये जो भाव हैं, तो इससे रिलेटेड कौन सी थ्योरी है? बिहेवियरिस्टिक, व्यवहारवादी, गेस्टॉल्ट, जीन प्याजे की थ्योरी या साइको एनालिसिस? किस में बात की गई है? फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में किसने बात की है, किस में बात की गई है? तो बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद में तो एक्सपीरियंस, अनुभव के बारे में बात की गई। गेस्टॉल साइकोलॉजी में होल के बारे में, संपूर्णता के बारे में बात की गई। सडनली हमारे माइंड में कभी सॉल्यूशंस आते हैं, उनके बारे में बात की गई, है ना। उसके बाद है हमारा जीन प्याजे। जीन प्याजे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। इन्होंने इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंट कंपोनेंट माना है ना। और एक्टिव पार्टिसिपेशन के बारे में, बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन के बारे में इन्होंने बात की। तो मतलब एक ही बचा हमारा साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो सिगमंड फ्राइड से जुड़ा हुआ है। ये एक न्यूरोलॉजिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट हैं। माइंड के कंपोनेंट्स के बारे में, ईगो, सुपर ईगो, लिबिडो के बारे में बेसिकली इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। इन्होंने बोला लिबिडो एक एक तरह की सेक्सुअल एनर्जी या ड्राइव है जो बाय बर्थ हम सबके अंदर प्रेजेंट रहती है और उसी की वजह से हम वेरियस टाइप की चीजें करते हैं, है ना। तो ये फीलिंग्स वाला कॉन्सेप्ट जो है साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषणवाद से रिलेटेड आ जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी। ब्लूम ने क्या किया था? टेक्सोनॉमी दी थी। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक तरह का क्लासिफिकेशन है। और किसके बारे में है ये क्लासिफिकेशन?
ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए उनके बारे में है ना। 1956 में इन्होंने पहली बार ये टेक्सोनॉमी दी थी, इनके नाम से इस टेक्सोनॉमी का नाम पड़ा। उसके बाद से मल्टीपल टाइम ये रिवाइज हुई, बट सबसे फेमस रिवीजन जो था वो 2001 वाला था, जो इन्हीं के फॉर्मर स्टूडेंट लॉरेन एंडरसन ने किया था। और उसमें उन्होंने एक चीज की कि ये जो इन्होंने अलग अलग लेवल्स दिए थे, 3 डोमेन्स इन्होंने दी थी, संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर, है ना, क्रियात्मक। और उसमें अलग अलग लेवल्स दिए थे। लेवल्स कैसे थे? हायरार्की, पदानुक्रम में थे, मतलब बॉटम टू टॉप के अप्रोच इन्होंने फॉलो की थी। तो इसमें ये जो स्पेशली कॉग्निटिव डोमेन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र है, इसमें 6 लेवल्स इन्होंने दिए, जिसमें ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनॉमी ने ब्लूम ने नाउन का वर्ड्स का यूज किया था, और हमारे जो लॉरेन एंडरसन है उन्होंने वर्ब्स का यूज किया, और लास्ट वाले 2 को इंटरचेंज कर लिया। ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनॉमी में इवैल्यूएशन टॉप पे था, मतलब 6 लेवल था, बट रिवाइज में क्या किया गया, क्रिएट को 6 पे ले आया गया। अदरवाइज जो ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनॉमी है उसमें ये जो क्रिएट को नाम ब्लूम ने सिंथेसिस दिया था, ठीक है, संश्लेषण दिया था, ये हमारा किस नंबर पे था? 5th नंबर पे था। तो ये इंटरचेंज किए थे बेसिकली लास्ट वाले 2 लेवल्स को लॉरेन एंडरसन ने रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी में, ठीक है। तो क्योंकि रिवाइज्ड वाला क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा है तो हम बोलेंगे क्रिएट। ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनॉमी में पूछता हाईएस्ट लेवल कौन सा है, तो हम बोलते इवैल्यूएट होता, मूल्यांकन होता उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्थीमिया इज, डिस्थीमिया एक तरह का, अब ना जो हम लर्निंग डिसऑर्डर पढ़ते हैं और अलग तरह के मेंटल फिजिकल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। एक तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हमारे जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं और नॉर्मली जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनमें क्या फ़र्क है, वो कौन कौन से होते हैं। स्पेशली जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ डिस्थीमिया के बारे में बात की गई है, तो डिस्थीमिया क्या मूड डिसऑर्डर है, एक तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी है, रीडिंग डिसऑर्डर है, या राइटिंग डिसऑर्डर है? क्या बोलेंगे? मूड विकार, शारीरिक अपंगता, पढ़ने का विकार, या लिखने की समस्या? क्या होगा ये डिस्थीमिया? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना रीडिंग डिसऑर्डर, रीड नहीं कर पाता है बच्चा अच्छे से, ये तो हमारा किस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है? लर्निंग डिसऑर्डर है, जिसे डिसलेक्सिया का नाम दे देते हैं, और राइटिंग रिलेटेड को हम किसका नाम दे देते हैं? डिस्ग्राफिया का नाम दे देते हैं। मैथ्स रिलेटेड को हम क्या कह देते हैं? डिसकैलकुलिया कह देते हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आती है। फिर एक तरह का फिजिकल डिसऑर्डर जिसमें बच्चे का माइंड और उसकी मसल्स अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है, डिस्प्रेक्सिया आ जाता है। लैंग्वेज रिलेटेड जो है डिस्फेजिया आ जाता है। तो इनमें से डिस्थीमिया तो कोई भी नहीं है ना। फिजिकल डिसेबिलिटी है नहीं ये, एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है या मूड डिसऑर्डर है, जो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू स्ट्रेस। जब प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस डिप्रेशन हो जाता है तो उसकी वजह से मूड डिसऑर्डर, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने लगते हैं, ठीक है, उसे नाम दिया जाता है डिस्थीमिया का, ठीक है। यहाँ पे अब क्योंकि हम ये डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। पहली बार एक एक्ट बनाया गया, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है जो 1995 में, जिसमें 7 टोटल डिसेबिलिटीज के बारे में बात हुई थी। ये जो डिसेबल्ड पर्सन है इनको कुछ राइट्स प्रोवाइड किए गए थे, ठीक है। फिर इसको बदला गया 2016 में, तो आरपीडब्ल्यू के नाम से भी जानते हैं, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में आया है। इसने 1995 वाले को रिप्लेस किया, और पहले जो 7 डिसेबिलिटीज के बारे में 1995 में बात की जा रही थी उन्हें रिप्लेस करके टोटल जो पहचान की गई डिसेबिलिटीज की 2016 वाले एक्ट में वो 21 कर दी गई, ठीक है। एक तो ये चीज याद रखनी है। और यहाँ पे क्या किया गया, जो हम विकलांग वर्ड यूज करते थे ना उसकी जगह दिव्यांग वर्ड यूज किया गया। और यहाँ पे ये भी बोला गया कि मिनिमम डिसेबिलिटी 40% अगर होगी तभी आपको डिसेबल्ड की कैटेगरी में डाला जाएगा। और यहाँ पे जितने भी जॉब्स हैं या बाकी चीजें हैं वहाँ पे 4% रिजर्वेशन के बारे में भी बात की गई, जो 1995 में 3% थी, ठीक है। ये चीजें भी आपने इसके साथ याद रख लेनी है। नेक्स्ट, हु गिव्स द मोर स्ट्रेस टू द फिलॉसफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म? सामाजिक रचनावाद के दर्शन पर कौन अधिक बल देता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें पियाजे और वाइगोस्की, दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट रचनावादी का मतलब होता है जो बात करते हैं कि बच्चा नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करता है ना। बट पियाजे बात करते हैं कि
बच्चा कहाँ से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जब हम उसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, इन्वायरमेंट में एक्टिवली बच्चा पार्टिसिपेट करता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। जबकि वाइगोस्की कह रहे हैं कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन से, सामाजिक अंतःक्रिया से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो यहाँ पे बोला था कि ज्यादा स्ट्रेस किस पे दिया गया, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे, और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो कौन है, हमारे वाइगोस्की हैं। ये दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, बट प्याजे जो हैं क्योंकि इन्वायरमेंट पे ज़्यादा फोकस करें, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, और ये सोसाइटी सोशल इंटरेक्शन पे ज़्यादा फोकस करें तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। ठीक है। ये जो वाइगोस्की थे, क्योंकि कई बार कंट्री वगैरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं, रशियन है, और प्याजे जो है स्विस साइकोलॉजिस्ट है। प्याजे के बारे में एक और चीज़ आपने याद रखनी है, प्याजे जो है वो किससे साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी हैं। एपिस्टेमोलॉजी जो है कैसी ब्रांच है, किसकी ब्रांच है, ये क्वेश्चन भी कई बार हमसे पूछा जाता है। तो ये जो प्राणी विज्ञान है ये किसकी ब्रांच है, नॉलेज, ज्ञान की ब्रांच आ जाती है, ये भी आपको याद रखना है। एंड पियाजे एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट तो हैं ही, एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी थे। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लैंड और ब्रेन के जो वेरियस पार्ट्स हैं उनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड। हमारे वेरियस ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वेरियस ग्लैंड जो हैं वो अलग अलग हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, मूड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि जो हमारा ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड आपको पता है सबको, थायरॉक्सिन जो रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड गले में है, तो वो किसको कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को, इमोशंस को, मेटाबॉलिज्म को, या नन ऑफ द अबव। किसे करेगा ये, शर्करा, भावनाएं, या फिर मेटाबॉलिज्म, किसको करता है, थायराइड ग्रंथि जो है, तो ये किसको कंट्रोल करता है, आपने याद रखना है, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करेगा। ठीक है, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म के साथ हमारा हार्ट रेट हो गया, हमारा बॉडी का टेम्परेचर हो गया, ठीक है, इनको भी ये क्या, मसल्स का फंक्शन हो गया, इसको भी कंट्रोल करता है ये। ओके, और अगर आपसे ग्लूकोज के बारे में पूछ लिया जाए, ग्लूकोज को कौन कंट्रोल करेगा, पेनक्रियास, और पेनक्रियास किसकी सिक्रीशन करता है, इंसुलिन की सिक्रीशन करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपने इनका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से कंफर्म आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारी थ्योरीज है इंटेलिजेंस की, बहुत सारे टेस्ट हैं, है ना। तो एक स्टर्नबर्ग हैं, उन्होंने ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है। ठीक है, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया है, 3 प्रकार की बुद्धि जिन्हें सब थ्योरीज बेसिकली कहा गया, उनके बारे में बात की गई, जिसमें क्या थी, क्रिएटिव इंटेलिजेंस थी, प्रैक्टिकल थी, एनालिटिकल थी, है ना, रचनात्मक आ गई, विश्लेषणात्मक आ गई, व्यवहारिक आ गई। ठीक है, इसके अलावा क्रिएटिव का नाम दूसरा एक्सपीरियंशियल, अनुभवात्मक भी है, प्रैक्टिकल का दूसरा नाम कंटेक्चुअल, संदर्भात्मक भी है ना। तो यहाँ पे क्या किया गया, कौन से स्टाफे, आप कौन से क्वेश्चन का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर साथ में जरूर लिख दिया करो, ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा। आई थिंक ये तो आप इसी क्वेश्चन का आंसर करो, 8th का है ना, फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने बात नहीं की थी, और नॉट का क्वेश्चन है फ्लूइड इंटेलिजेंस, और दूसरा है हमारा सॉलिड इंटेलिजेंस, द्रव बुद्धि या तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। ये कॉन्सेप्ट, ये भी इंटेलिजेंस की थ्योरी है, बट ये किसका कॉन्सेप्ट आता है, केटल ने ये इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है। केटल ने टेस्ट भी दिया है, इंटेलिजेंस की थ्योरी भी दी है, इन्होंने इंटेलिजेंस का कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट भी बनाया है ना। तो ये केटल ने दिया है, सॉलिड इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस। और केटल जो थे वो किससे इन्फ्लुएंस थे, चार्ल्स पियरमैन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिन्होंने 2 फैक्टर और 3 फैक्टर थ्योरी दी है इंटेलिजेंस की। आपको याद होगा जी कारक, जी फैक्टर और एस कारक के बारे में जो बात करते हैं ना, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से रिलेट किया है इन्होंने। तो सेम कैटल ने सॉलिड और फ्लूइड उसे नाम दिया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। पैवलॉव बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये तो बहुत आसान है। पैवलॉव ने कौन सी थ्योरी दी थी, पैवलॉव ने क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया है। इन्हें अपने वर्क के लिए, डाइजेशन पे कुछ वर्क था इनका, जिसके लिए इन्होंने नोबेल प्राइज भी इन्हें मिला था 1904 में।
ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन नहीं है। क्लासिकल कंडीशनिंग में बेसिकली बात की जाती है कि एक स्टिमुलस, एक उद्दीपन को या उत्तेजना को हम दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं टू गेट सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, ये बात करते थे, है ना। जिसमें हम क्या क्या याद रखना होता है आपने, एक आता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, एक आता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, फिर कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था इनकी थ्योरी में, वो था फूड। रिस्पॉन्स जो डॉग से आता था वो है सलाइवा। फिर कंडीशन लगाई गई थी बेल की, तो कंडीशनल स्टिमुलस बन गया बेल, और कंडीशनल रिस्पॉन्स अगेन सलाइवा, लार ही रहता है यहाँ पे, है ना। मतलब बेसिकली आप स्टिमुलस उद्दीपन को चेंज करते रहते हो बट रिस्पॉन्स सेम ही रहता है। तो यहाँ पे तो सिंपली हमसे क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री को ये बिलोंग करते हैं, है ना। तो बताओ कौन सी कंट्री को बिलोंग करें, जर्मन, रशियन, इंग्लैंड या अमेरिकन। तो ज्यादातर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो अमेरिकन है। इसके अलावा कुछ रशियन, जैसे पीछे वाइगॉस्की थे, इंग्लैंड के हो सकते हैं, जर्मनी के हो सकते हैं, और स्विट्जरलैंड के देखने को मिलते हैं, और एक और, हाँ, कैनेडियन भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पैवलॉव है ये वाइगॉस्की की तरह एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है, बिल्कुल सही है आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। एक तो आपको ये भी पता होना चाहिए किस चीज का टेस्ट है, किस चीज को मेजर करता है प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट ही है, बुद्धि परीक्षण है ये, ठीक है। किसने दिया है, रेवन, गिलफोर्ड, टॉलमैन या टर्मन, किसका ये टेस्ट है। इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट एंड इंडिविजुअल, और उनके भी आगे दो दो टाइप, वर्बल, शाब्दिक, और नॉन वर्बल, अशाब्दिक। वर्बल का मतलब किसी भी तरीके से भाषा का प्रयोग हो, चाहे बोलकर या रिटर्न फॉर्म में हो। नॉन वर्बल का मतलब जहाँ पे परफॉर्मेंस के बेसिस पे इंटेलिजेंस को चेक किया जाए, किस तरह का बच्चा प्रदर्शन कर रहा है उसके बेसिस पे चेक किया जाए। तो ये जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट है ये इंटेलिजेंस टेस्ट है, और ये किस तरह का टेस्ट है, ये है नॉन वर्बल, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। और दोनों ही तरह के टेस्ट हैं इसमें, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत भी है, ये एक व्यक्ति की भी इंटेलिजेंस को मेजर कर सकता है, और ग्रुप की भी कर सकता है, मतलब सामूहिक भी है। और किसके द्वारा दिया गया है, रेवंस के द्वारा। मतलब यहाँ पे प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट में बेसिकली कुछ पैटर्न्स का यूज किया जाता है, जैसे ना आप क्या करते हो रीजनिंग में कुछ पैटर्न्स पढ़ते हो अलग अलग से, ऐसे पैटर्न्स कि अगला पैटर्न क्या बनेगा, तो उस तरह का ये टेस्ट है, उसके बेसिस पे भी हमारी इंटेलिजेंस को चेक किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, फॉर हाउ मेनी सेकेंड शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन। लघुकालीन स्मृति में कितने समय तक सूचनाओं को धारण करने की क्षमता होती है। मेमोरी एक तो याद रखना है, स्मृति जो है हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी है, संज्ञानात्मक एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी है एक तरह की, ठीक है। जो किस तरह चलती है, सबसे पहले हमारी होगी सेंसरी मेमोरी, इंद्रिय स्मृति, फिर आती है शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसे वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, फिर आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालीन स्मृति, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के आगे वेरियस टाइप आते हैं। सेंसरी मेमोरी से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन पास हो जाए तो आगे वो शॉर्ट टर्म में चली जाती है, और वहां से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आगे पास हो जाए तो वो लॉन्ग टर्म में चली जाती है, और एक बार लॉन्ग टर्म में चली गई तो हमेशा के लिए वो हमारी मेमोरी का पार्ट बन जाएगी। वो अलग बात है कि ड्यू टू लैक ऑफ यूज या अदर फैक्टर्स की वजह से हम कुछ चीजें भूल जाते हैं, वो एक अलग सिनेरियो है, ठीक है। तो ये जो सेंसरी मेमोरी है ये बिल्कुल कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ सेकेंड, कितने सेकेंड, बहुत मिनिमम आधा सेकेंड हो गया से लेके 3 सेकंड तक इसका टाइम होता है, और इन्फॉर्मेशन भी बहुत लिमिटेड, बहुत कम इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे स्टोर कर पाते हैं। जबकि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है इसका टाइम कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, ये कुछ सेकंड, कुछ सेकंड कितने होते हैं यहाँ पे 18 टू 30 सेकंड एग्जैक्टली अगर बात करें इतनी देर के लिए रहती है। तो बिल्कुल स्टाफिया आपने बिल्कुल सही आंसर किया है, लेस देन 30 सेकंड है इसका टाइम। बाकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का टाइम अनलिमिटेड, इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे अनलिमिटेड स्टोर रहती है। एक और क्वेश्चन भी शायद मैंने इससे रिलेटेड रखा है, वहां पे मैं लॉन्ग टर्म के जो अलग अलग टाइप है उनको डिस्कस करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने देखा होगा कि अभी जो पेपर आपके हुए हैं लास्ट ईयर उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स एंड द एनवायरनमेंट इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस ट्रेड्स इज कॉल्ड। जीन और पर्यावरण किस प्रकार परस्पर क्रिया करके लक्षणों को प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन क्या कहलाता है।
आनुवंशिकी, पारिस्थितिकी, नैतिकता या जीव पर्यावरण परस्पर क्रिया क्या कहलाएगा? जेनेटिक्स कहेंगे, इकोलॉजी कहेंगे, इथोलॉजी कहेंगे या फिर जीन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन क्या कहेंगे इसे? तो करो आंसर इसका। क्या होगा इसका आंसर? ऑब्वियसली क्या बोला, जीन्स और एनवायरनमेंट कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसकी स्टडी, इसके अध्ययन को जीन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन कहेंगे, है ना। सिर्फ जेनेटिक्स से रिलेटेड होगा वो इसमें आ जाता। बट यहाँ पे मेन हमारे लिए ये क्वेश्चन है इकोलॉजी और इथोलॉजी वाला। इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ जाती है, जीवों का अध्ययन है विद एनवायरनमेंट, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट में, है ना। और इथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर है ये स्पेशली, वो भी उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में। ध्यान रखना है दोनों में, इसमें ऑर्गेनिजम्स आ गए और इसमें एनिमल्स आ गए नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। ये दोनों को नोट कर लेना है। यहाँ पे तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो जीन एनवायरमेंट इंटरेक्शन है, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया। बट इसके अलावा इकोलॉजी और इथोलॉजी भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, स्पेंसर डिस्क्राइब्ड एजुकेशन एज। स्पेंसर ने एजुकेशन को कैसे डिस्क्राइब किया है? मीनिंगफुल लाइफ, कंप्लीट लिविंग, सेल्फ लर्निंग या प्रेपरेशन फॉर लाइफ कहा है। कई बार ना आपसे ऐसे कोट वाले क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो ये आपने याद रखना है कि कुछ जैसे डेफिनेशन पूछ लेगा या बुक का नाम आपसे पूछ लेगा, ऐसी ऐसी कुछ चीजें आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेंसर ने क्या कहा है, मैं ना कुछ और भी आपको बता देती हूँ, तब आप इसका आंसर करो। कुछ और भी ऐसी डेफिनेशंस एक बार याद रख लो एजुकेशन के बारे में। जैसे ना कई बार महात्मा गांधी से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। महात्मा गांधी ने क्या बोला एजुकेशन को, कि ये क्या है, एजुकेशन जो है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट है एक तरह से, ठीक है, बॉडी माइंड और स्पिरिट की, ये महात्मा गांधी ने कहा है। फिर उसके बाद एरिस्टोटल, अरस्तु का भी याद रखना है आपने। इन्होंने क्या कहा, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड, ठीक है, इन साउंड बॉडी, ठीक है। क्या बोला एरिस्टोटल, अरस्तु ने बोला एजुकेशन क्या है, क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी बोला। रूसो के बारे में आपने सुना होगा, रूसो एक नेचरलिस्ट हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को ये क्या करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या जिसे हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा कह देते हैं, उसे एडवोकेट करते हैं। इन्होंने क्या कहा है, एजुकेशन इज द चाइल्ड्स डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन, अंदर से ये बच्चे का एक तरह से विकास होता है, ठीक है। और स्पेंसर ने क्या कहा, एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग, है ना। स्पेंसर के क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ये आ गया। इसके अलावा एक प्लूटो का कॉन्सेप्ट, प्लेटो भी आ जाते हैं हमारे। इन्होंने क्या कहा, एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट, दोनों ही फील करना, प्लेजर भी और पेन को भी एट द राइट मोमेंट, ठीक है। लास्ट एक बता देती हूँ, पेस्टोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी कई बार पूछ लेते हैं आपसे। पेस्टोलॉजी ने क्या कहा, एजुकेशन इज नेचुरल, हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर, जो जन्मजात क्षमताएं हैं, ठीक है, उनका विकास कहलाती है। एक और मुझे यहाँ पे काम का लग रहा है, फ्रोबेल का कॉन्सेप्ट भी याद रख लेना। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन मेथड दिया है, वही है फ्रेडरिक फ्रोबेल। इन्होंने क्या बोला, एजुकेशन इज एनफोल्डमेंट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी एनफोल्डेड इन द जर्म, है ना, जर्म मतलब हम, हमारे अंदर जो है व्हाट इज ऑलरेडी एनफोल्डेड इन द जर्म, वही क्या है हमारा एजुकेशन, ठीक है। तो ये कुछ आपने डेफिनेशन जो है याद रख लेनी है एजुकेशन के बारे में। यहाँ पे हमारा स्पेंसर के अकॉर्डिंग जो था वो है कंप्लीट लिविंग, ठीक है। मैं बच्चा हमीरपुर से हूँ। नेक्स्ट, हिडन करिकुलम इज, बताओ, अप्रकट पाठ्य चर्चा क्या है? अब ना करिकुलम अलग अलग तरह का होता है, चाइल्ड सेंटर्ड हो सकता है, स्किल सेंटर्ड हो सकता है, टीचर सेंटर्ड हो सकता है, सब्जेक्ट सेंटर्ड हो सकता है,
है ना, वेरियस लाइफ सेंटर्ड हो सकता है, अलग अलग तरह का होता है। बट ये जो हिडन करिकुलम है इसके बारे में बात की जाती है। क्या बात की जाती है कि ये करिकुलम जो है वो स्कूल द्वारा एक तरह से सिखाया जाता है, कहीं पे प्रिस्क्राइब नहीं होता है ना। तो जो सिलेबस स्कूल द्वारा प्रैक्टिस करवाया जाता है, मतलब किसी ना किसी तरीके से स्कूल वेरियस चीजें बच्चों को सिखाने की कोशिश करता है, उसे कहा जाता है हिडन करिकुलम, अप्रकट पाठ्य चर्चा। ठीक है, क्लियर ये चीज, याद रखनी है आपने ये चीज। इसका ये कॉन्सेप्ट आई थी, मैंने पहले भी आपको बताया था। नेक्स्ट बताओ, डैश इज द बिहेवियरल ट्रेड इन अडोलसेंस। अब अडोलसेंस जो है किशोरों से मेनली जैसे हम डील करते हैं, तो इनके अंदर एक बिहेवियरल ट्रेड पाया जाता है, व्यवहारात्मक अभिलक्षण होता है। कौन सा होता है वो? फ्रस्ट्रेशन, नैराश्य, मैल एडजस्टमेंट, दुसमायोजन, अग्रेशन, आक्रामकता या स्ट्रगल विद देयर आइडेंटिटी, अपनी अस्मिता को लेकर संघर्ष। तो ये आइडेंटिटी वाला कॉन्सेप्ट हमारे किसने दिया है? एरिक एरिक्सन ने दिया है अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में, है ना। तो ये आइडेंटिटी को लेके एक तरह का क्राइसिस आता है, संकट है ये। बट बिहेवियरल ट्रेड नहीं से बोलेंगे हम, ठीक है। बिहेवियरल ट्रेड इसमें से कौन हो जाएगा? बिहेवियरल ट्रेड इसमें आता है अग्रेशन। आपने देखा होगा कि बच्चों में, नहीं ये नहीं है बच्चा, डी नहीं, ये रिकरेक्शन का आइडेंटिटी को लेके क्राइसिस है, okay, संकटों के बारे में बात करें, उन्होंने बिहेवियर ट्रेड नहीं से बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे बिहेवियर ट्रेड आ जाता है बच्चे में अग्रेशन। आपने देखा होगा डॉल्सन्स वैसे ही बहुत सारी चीजों को लेके स्ट्रेस में है और गुस्सा होने ऐसे रहता है ना, कि भाई बस कोई कुछ भी बात बोले उन्हें गुस्सा आ जाता है, गुस्सा चिढ़ जाएंगे कि ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, है ना, हर बात अपने ऊपर लेंगे। आक्रामकता मेनली उनमें बिहेवियरल ट्रेड देखने को मिलता है। नेक्स्ट, व्हाट इज पेडागोजी? इंपॉर्टेंट है, शिक्षा शास्त्र क्या है? ब्रॉड रेंज है टीचिंग मेथड्स की, इंक्लूडिंग असेसमेंट इंस्ट्रक्शन, या टाइप ऑफ लर्निंग एक्टिविटी है, या फिर हाँ अग्रेशन, बच्चे इसका आंसर था अग्रेशन, बिहेवियरल ट्रेड, ठीक है। अग्रेसिव बहुत ज्यादा रहते हैं, देखो आप। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट का पेडागोजी क्या है? लेसन प्लान एग्जीक्यूशन है। क्या होगा शिक्षा शास्त्र? हिंदी वाले भी देख लो एक बार। पेडागोजी का जो मीनिंग है ना, पेडागोजी का मीनिंग होता है टीचिंग मेथड्स, कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, किसे गाइड करना है बेसिकली। तो आई थिंक ये आंसर हमें किस में मिल रहा है? ए में मिल रहा है, बिल्कुल सही आपका आंसर बच्चे। इट इज ब्रॉड रेंज ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी इंक्लूडिंग असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सब कुछ इसमें शामिल। नेक्स्ट, मैच्योरेशन विद रेफरेंस टू चाइल्ड ग्रोथ। मैंने पीछे आपको एक क्वेश्चन में बोला कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट मानते हैं मैच्योरिटी, परिपक्वता जो है अंडर डेवलपमेंट की आती है, विकास की आती है। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ प्रॉपर तरीके से, कई बार डेफिनेशन भी इसकी पूछी गई होती है, तो बायोलॉजिकल ग्रोथ, जैविक वृद्धि एंड डेवलपमेंट, और विकास को किसका नाम दिया जाता है? मैच्योरिटी का नाम दिया जाता है। तो क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही आ रहा है इसके अंदर, तभी मैंने नहीं बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है, सारे साइकोलॉजिस्ट इस बात से एग्री करेंगे कि मैच्योरेशन इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। दोनों डिफरेंट टर्म्स भी हो सकती हैं, बट कई लोग मानते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि मैच्योरेशन विद रेफरेंस टू चाइल्ड ग्रोथ, ये जो बच्चे की वृद्धि है इसके संदर्भ में परिपक्वता को आप क्या कहोगे? फीलिंग्स हैं ये, फिजिकल, साइकोलॉजिकल या अडॉप्टिव चेंजेस है बच्चे की ग्रोथ में, इंटरेस्ट है या इमोशन, क्या होगा? तो अभी मैंने डिफाइन कर ही दिया एक तरह से, बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही आ जाता है, बट स्पेशली जब बोला गया बच्चे की ग्रोथ से रिलेटेड, बच्चे की फीलिंग, सॉरी बच्चे की वृद्धि से रिलेटेड, तो क्या आएगा इसके अंदर? तो आई थिंक सबसे सही आंसर बी वाला ही बन रहा है ना, इसमें सारी मैक्सिमम चीजें कवर हो रही हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, अडॉप्टिव चेंजेस इन चाइल्ड्स ग्रोथ। यही है इसकी डेफिनेशन भी, कि बायोलॉजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम मैच्योरिटी, परिपक्वता का नाम देते हैं। लाइफ लॉन्ग चलती है ये, इसके भी दो टाइप होते हैं, फिजिकल और कॉग्निटिव, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, इनफॉर्मल एजुकेशन किसे कहेंगे? अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? एजुकेशन गेन्ड इन स्पिरिचुअल सेंटर्स, या प्राइमरी एजुकेशन, या वेरियस सोर्सेज इन लाइफ के द्वारा जो हम गेन करते हैं, या ऑर्गेनाइज्ड सेटअप होता है, क्या होगा? इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा,
क्या होगी? बताओ। एजुकेशन के 3 टाइप होते हैं, फॉर्मल, औपचारिक, नॉन फॉर्मल, गैर औपचारिक और इनफॉर्मल, अनौपचारिक। फॉर्मल जो स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस में दी जाती है प्रॉपर आपकी एज के अकॉर्डिंग जो भी आप एजुकेशन गेन कर रहे हो वो फॉर्मल एजुकेशन का एग्जाम्पल। नॉन फॉर्मल, गैर औपचारिक, जिसमें मतलब आप अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाए, बाद में बड़े होके पढ़ रहे हो, जैसे कोई 50 साल की एज में भी 10th क्लास कर रहा है ना, नॉन फॉर्मल एजुकेशन गैर औपचारिक होती है। और इनफॉर्मल जो हम अपने घर परिवार पड़ोस अपने फ्रेंड्स इधर उधर से सीखते हैं कुछ भी चीजें, ठीक है, ये सारे एक्सपीरियंस के थ्रू जो भी हम एजुकेशन गेन करते हैं उसे इनफॉर्मल एजुकेशन कह देते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर एजुकेशन गेन थ्रू वेरियस सोर्सेज इन लाइफ, यही हमारा राइट आंसर है ना। जीवन के विभिन्न स्रोतों, चाहे वो फैमिली है, आपका नेबरहुड है या कोई और चीज है, उनसे प्राप्त जो शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी? हिंदी में नहीं है ये। स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल क्या है? संरचनावादी स्कूल जो है मनोविज्ञान का, किससे रिलेटेड है ये? टिचनर, जेम्स, डिस्कैरेट्स या फिर डेकरेट्स या बोलो वॉटसन, किससे रिलेटेड आएगा? जेम्स से रिलेटेड तो क्या आता है? फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद, वॉटसन से रिलेटेड क्या आ जाता है? बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, और वुंड से रिलेटेड आता है हमारा स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। बट वुंड के साथ जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे वो थे टिचनर, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे टिचनर आ जाएगा। वुंड वही है जिन्हें हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, विल्हेम वुंड। और इन्हें क्रिटिसाइज किया था बाद में विलियम जेम्स ने, जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद की। वॉटसन जो है वो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है। बिहेवियरिज्म में हम एक्सपीरियंस, अनुभव को इम्पोर्टेंस देते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म में हम माइंड के स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और फंक्शनलिज्म में माइंड फंक्शन कैसे करता है, काम किससे करता है, उस पर फोकस होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रोथ स्पर्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी? यौवन के दौरान विकास में तेजी का क्या महत्व है? इट मार्क्स द एंड ऑफ चाइल्डहुड, इट इज ए साइन ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन, या इट इंडिकेट्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, या इट हैज नो सिग्निफिकेंस। कर सकते हो आई थिंक इस क्वेश्चन का अंदर आंसर आप। ये बचपन के अंत का संकेत है, संज्ञानात्मक गिरावट का संकेत है, प्रजनन परिपक्वता को दर्शाता है, या इसका कोई महत्व नहीं है? क्या होगा? देखो, जब भी आपसे पूछा जाए ना कि रैपिड स्पीड से हम जब ग्रो करते हैं बच्चा, ठीक है, रैपिड स्पीड से फिजिकल डेवलपमेंट होती है, तो एक तो वो होती है इन्फेंसी, शैशवाकाल में, और दूसरा होती है अडॉल्ट जब प्यूबर्टी को हिट करते हैं हम, है ना। तो प्यूबर्टी जो है वो किससे रिलेटेड होती है? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को, जिसमें प्रॉपर लड़के और लड़कियों में अलग अलग तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, मेल और फीमेल वाले, है ना। तो इंडिकेट किसे करेगा ये? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को, प्रजनन परिपक्वता को, जो लड़कियों में पहले देखने को मिलेगी, लड़कों में थोड़ा लेट देखने को मिलती है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज फोनोलॉजी इन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड? बालक के भाषा विकास में स्वरम विज्ञान क्या है? यूजिंग ग्रामर, ग्रामर का प्रयोग है, कम्युनिकेशन, संप्रेषण, अंडरस्टैंडिंग रूल्स, नियमों को समझना है, या क्रिएटिंग साउंड एट स्पीच? फोनोलॉजी आपने पढ़ा होगा ना, एक फोनीम, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ठीक है, या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ये दो चीजें हम पढ़ते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड जो है वो फोनीम आती है, क्योंकि फोनोलॉजी जो है इट इज स्टडी ऑफ साउंड्स या स्टडी ऑफ फोनीम्स, मतलब रिलेटेड है क्रिएटिंग साउंड या स्पीच। जो भी हम बोल रहे हैं, हर एक लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं एक तरह की साउंड्स ही हैं, ए बी सी डी, अ आ ई, सारी साउंड्स ही है ना, जिन्हें हम फोनीम कहते हैं, ठीक है, और उसकी स्टडी को फोनोलॉजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा आ जाएगा डी।
नेक्स्ट बताओ, इन्वायरमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म का, रियलिज्म, कनेक्शनिज्म या बिहेवियरिज्म। रचनावाद है, यथार्थवाद है, या फिर संसक्तवाद है, व्यवहारवाद है। किससे रिलेटेड आता है एनवायरनमेंट? पीछे क्वेश्चन में बात की अभी हमने। 22 का करो आंसर, क्या होगा? किसका एलिमेंट है? इन्वायरमेंट के बारे में कौन बात करता है? कौन सा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बात करता है, या कौन सा इज्म बात करता है? पीछे हमने बोला ना, कंस्ट्रक्टिविज्म वैसे तो सोशल डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन से रिलेट करते हैं, कई कोई इन्वायरमेंट से रिलेट करता है। ये जो पियाजे हैं ये इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं ना, कि बच्चा जब इन्वायरमेंट के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो नॉलेज को वो कंस्ट्रक्ट करता है। देखो, अगर सिंपली भी आपसे इन्वायरमेंट एलिमेंट के बारे में बात की जाए ना, तो आपने कंस्ट्रक्टिविज्म या पियाजे से रिलेट करना है। उस टाइम पे ये नहीं करना है कि यार वाइगोस्की ने तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात की है, नहीं। मतलब जैसा हमारे सामने क्वेश्चन होता है, ऑप्शन होती है ना, उसके अकॉर्डिंग ही ध्यान रखना है हमने। तो कंस्ट्रक्टिविज्म को इन्वायरमेंट से रिलेट किया जाता है। आप ये जो डी कर रहे हो बिहेवियरिज्म, ये तो किससे रिलेटेड आता है? एक्सपीरियंस से रिलेटेड आता है। और वो कैसे भी एक्सपीरियंस हो सकते हैं हमारे, मेनली जैसे फैमिली से रिलेट कर, फैमिली का एक्सपीरियंस, स्कूल का एक्सपीरियंस है, बेसिकली वो भी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। तो ऐसे नहीं उसे सोच समझना है ना। कंस्ट्रक्टिविज्म इन्वायरमेंट से रिलेट करेंगे मेनली हम। नेक्स्ट बताओ, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीवियर मेंटल डिसऑर्डर? देखो, कई डिसऑर्डर जो हैं बहुत सीवियर नहीं होते हैं, ठीक है, नॉर्मल होते हैं कि चलो चल जाते हैं, जैसे मूड स्विंग्स वगैरह। तो कई बार हम उसे सीवियर की कैटेगरी में रख देते हैं, कई बार हम उसे एक्सट्रीम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है? सिजोफ्रेनिया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर? एंग्जाइटी और डिप्रेशन में मेनली मूड डिसऑर्डर होते हैं, इसमें मूड स्विंग्स वगैरह ज़्यादा होते हैं ना, इन्हें इतना ज़्यादा सीवियर नहीं माना जाता है, इतना ज़्यादा गंभीर नहीं माना जाता है, ठीक है। जबकि ये जो हमारा सीजोफ्रेनिया है और बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसे काफ़ी ज़्यादा गंभीर माना जाता है इन दोनों को ही। बट इन दोनों में भी अब एक कोई ज़्यादा ही सीवियर होगा ना, एक ज़्यादा गंभीर होगा आपका। तो इस इन दोनों में अगर आपको आ जाए कि भाई दोनों में से ज़्यादा सीवियर कौन सा है, कौन सा चूज़ करोगे, तो हम चूज़ करेंगे सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया जो है, यहाँ पे अगर ये किसी पर्सन को इस तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, तो यहाँ पे जो पर्सन है वो ढंग से सोच नहीं पाएगा, फील नहीं कर पाता है, बिहेव नहीं कर पाता है क्लियरली, ठीक है। ये सारी मतलब सोच ही नहीं पाएगा, तो और चीज़ें कैसे कर पाएगा वो, ठीक है। जबकि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है, ये हमारे जीन्स और इन्वायरमेंट दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से हो सकता है, और इसमें भी एक तरह से मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप जैसे मूवीज वगैरह में बड़ा ज़्यादा नाम सुनते हो इसका। तो इन दोनों में सीजोफ्रेनिया हमने चूज किया, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, नोट, जो भी आपको कुछ नए ऐसे डिसऑर्डर लग रहे हैं, नए कुछ क्वेश्चन है ना, उन्हें नोट कर लेना उन टर्म्स को। नेक्स्ट बताओ, द वर्ड अडोलसेंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अडोलसीन। यहाँ पे अडोलसेन ही लिख दिया है दोनों जगह, बट अडोलसेर होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। SCERE ये है, इस वर्ड से डिराइव किया गया डॉल्सेंस वर्ड को, आरी, ठीक है। तो जिसका अर्थ होता है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी, है ना, इस तरह से। तो ये कौन से वर्ड से लिया गया है? ये लेटिन वर्ड है हमारा, लेटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। अडोलसेंस वर्ड जो है अडोलसेर से बना है, लेटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है टू ग्रो या टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी, सिंपली ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम जो भी वर्ड वाला क्वेश्चन आता है लेटिन या ग्रीक ही होंगे आपके। नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन? CBE, योग्यता या कौशल आधारित शिक्षा, मेनली कौशल सही वर्ड होगा, ठीक है। शिक्षा की कुंजी है क्या? एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, लर्निंग एट वंस ओन पेस, इमीडिएट फीडबैक,
द मास्टरिंग लर्निंग। बहुत इजी क्वेश्चन। क्या होगा? कौशल का अधिग्रहण, अपनी गति से सीखना, तत्काल प्रतिक्रिया या सीखने में निपुणता। कौशल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। कौशल मतलब स्किल्स हो गया, तो इसका मतलब कि हमें बच्चे को कोई ना कोई स्किल भी सिखानी है। एजुकेशन देने का मतलब ये नहीं कि थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ा लो, एग्जाम के लिए रेडी कर लो, है ना? कोई ना कोई स्किल का डेवलपमेंट भी करना है। तो एक तो हम आज की डेट में बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। दूसरा हम बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की, मतलब बच्चे में कुछ कौशल भी सिखाने हैं। वोकेशनल एजुकेशन का नाम भी हम उसे दे देते हैं। बिल्कुल सही है आपका आंसर, ठीक है। और ये जो खुद की पेस से सीखना है, ये मेनली हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन में ये बात करते हैं कि जो भी बच्चे का जिस पेस से बच्चा पढ़ना चाह रहा है उससे पढ़ने दो, है ना? इमीडिएट फीडबैक भी प्रोवाइड करो, सुधार भी करो उसमें, कॉन्टिन्यूस तरीके से उसका असेसमेंट करते रहो, डायग्नोस करो उसकी प्रॉब्लम को, है ना? और जो भी बच्चे की इनेट जन्मजात क्षमताएं हैं, एबिलिटीज हैं, उसके बेसिस पे बच्चे को पढ़ाओ सिखाओ, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। असेसमेंट एज लर्निंग इज, अधिगम के रूप में आकलन पार्शली टीचर कंट्रोल होता है या इंटायरली, या पार्शली स्टूडेंट कंट्रोल या इंटायरली स्टूडेंट कंट्रोल? कैसा होगा ये? आंशिक रूप से अध्यापक नियंत्रित, पूर्णतः अध्यापक नियंत्रित, या आंशिक रूप से छात्र नियंत्रित या पूर्णतः छात्र नियंत्रित? क्या होगा असेसमेंट एज लर्निंग? तीन टाइप पढ़ते हो ना आप असेसमेंट के। एक तो आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, और एक आ जाता है असेसमेंट एज लर्निंग। अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, और अधिगम के रूप में आकलन। तीन टाइप पढ़ते हो। 26 का ए कर रहे हो, ओके। अब ना देखो, ये किसका नाम है? असेसमेंट एज लर्निंग जो है, ये नाम है सेल्फ असेसमेंट का दूसरा, स्व आकलन का ही दूसरा नाम है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये कहा जाता है समेटिव, योगात्मक आकलन को। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये फॉर से याद रख सकते हो, फॉर्मेटिव, रचनात्मक आकलन का नाम। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? असेसमेंट एज लर्निंग, इसका नाम है सेल्फ असेसमेंट। तो क्या आंसर होगा? आप करो इसका आंसर। फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब होता है कि लर्निंग सही ढंग से चलती रहे, इसलिए बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते ही बच्चे का मूल्यांकन या आकलन करते रहो, असेसमेंट करते रहो, है ना? जिससे कि आप इमीडिएट उसे फीडबैक भी दे पाओ, मतलब कुछ गलती कर रहा है तो उसमें सुधार कर सको आप। जबकि समेटिव, सम का मतलब एंड, पढ़ाने के बाद लास्ट में, जैसे आपके टेट का पेपर है या कोई आपके ईयर एंड में है, मिड टर्म के एग्जाम है, मंथली टेस्ट है, कुछ भी है, एंड में जो होते हैं वो समेटिव होते हैं हमारे, है ना, योगात्मक। और जो जब लर्नर खुद ही अपनी लर्निंग को चेक करने के लिए, असेस करने के लिए आकलन कर लर्न करता है, जिसमें कई बार वो डायरेक्ट आप खुद ही करते हो, या कई बार अपने पीयर्स सहपाठियों की हेल्प ले लेते हो, बोलते हो ना साथ वालों की, एक बार सुन ले यार, देखना मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, है ना? या कई बार खुद ही ऑनलाइन क्विज लगा रहे हो, खुद ही चेक कर रहे हो। तो मतलब बिल्कुल सही, स्टूडेंट कंट्रोल होता है, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट है ये। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब कि एक तरह से लर्निंग की है ये, है ना? आप खुद ही लर्न ही कर रहे हो और खुद की लर्निंग को ही चेक कर रहे हो, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट तो इंटायरली स्टूडेंट कंट्रोल होती है, ठीक है, याद रखना इस बात को। अच्छा, इससे एक और चीज मुझे याद आई, ये जो असेसमेंट वाला बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि बीच बीच में लगातार और कंटिन्यूटी में हमें करते रहना है ना, इसे हम सीसी का नाम दे देते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। मुझे ये बताओ कि इसे पहली बार सीबीएसई द्वारा कब स्टार्ट किया गया था? हमारे स्कूल्स में सीबीएसई द्वारा से पहली बार कब, कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया सीसी का कॉन्सेप्ट? सीसी का मतलब है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तभी ये कॉन्सेप्ट आया था फॉर्मेटिव वाला, कि बीच बीच में और साथ में स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक, मतलब करिकुलर एक्टिविटीज के बेसिस पे भी और को करिकुलर, दोनों के बेसिस पे बच्चे का असेसमेंट आकलन करते रहना है हमें, ठीक है। ये कब लॉन्च किया गया था, कब स्टार्ट किया गया था? अगर ईयर के ऑप्शन चाहते हो, ऑप्शन भी दे देती हूँ, बताओ। ये ऑप्शन भी दे दी मैंने।
इस तरह के क्वेश्चन आपके ना जीके वाले पार्ट में भी पूछ सकता है, ठीक है? जैसे हमारा एनईपी हो गई, एक्ट वगैरह हो गए, कमीशन हो गए, है ना? इस तरह के क्वेश्चन आपके, या कोई नई स्कीम आती है एजुकेशन से रिलेटेड, ये जीके वाले में भी पूछ लेता है, ज़रूरी नहीं है साइकोलॉजी वाले पार्ट में पूछे। बताओ, अब तो मैंने ऑप्शन भी दे दी। नहीं, 2020 नहीं, ये 2010 में स्टार्ट किया गया सीबीएसई द्वारा। हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया, जो 1 अप्रैल 2010 से इम्प्लीमेंट हुआ, स्टार्ट हुआ। तभी से ये सीसी स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसी के एक आर्टिकल में बोला गया कि हमने पूरा बच्चे का रिकॉर्ड रखना है और कंटिन्यूटी में बच्चे का आकलन असेसमेंट करते रहना है, ठीक है? तो 2010 इम्प्लीमेंट हुआ था। एक बार सारे क्लास को लाइक भी कर दो, है ना? नेक्स्ट बताओ, which of the following classroom practice is not an outcome of behavior modification approach? अभ्यास व्यवहार संशोधन दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। नॉट का ध्यान रखना। बताओ, रिपीटेशन विदाउट रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट इफेक्टिव होती है, क्या होगा इसमें सारी चीजें? 27 का बताओ क्या होगा? बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच। तीन चीजें, तीन सही हैं। जब हम बात करते हैं ना बिहेवियरिज्म में भी बेसिकली अलग अलग थेरेपीज वगैरह का, अप्रोचेस वगैरह का यूज करते हैं हम बिहेवियर को मॉडिफाई करने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, वो बहुत डरता है, तो उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना है कि वो डरे ना। या कोई स्मोकिंग करता है, तो उस चीज को खत्म करना है कि स्मोकिंग ना करे, या कुछ और ऐसी चीजें हो सकती है ना। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच का यूज करते हैं उस टाइम पे, हम किसी तरह के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, चेंज करना है उसको, हमने परिवर्तन लाना है। तो एक उसकी ना आउटकम नहीं है, परिणाम नहीं है एक। तीन चीजें तो हैं, एक नहीं आएगी। कौन सी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे? रिपीटेशन विदाउट रीइंफोर्समेंट डज नॉट एनहेंस लर्निंग। बोला अगर आप बार बार अभ्यास करते रहोगे बट रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी, तो इससे जो लर्निंग है वो एनहेंस नहीं होती है। सुदृढ़ीकरण या पुनर्बलन जिसे हम बोल देते हैं, के बिना दोहराव सीखने को नहीं बढ़ाता है। प्रैक्टिस करवा रहे हो, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं दे रहे हो, तो लर्निंग एनहेंस नहीं होगी। जैसे बच्चे को देखते हो आप, है ना, बच्चों को बोर्ड पे पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। बच्चे के लिए मोटिवेशन क्या है? वहां पे कुछ मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट बोला, पनिशमेंट इज वेरी इफेक्टिव फॉर एलिमिनेटिंग अनडिजायरेबल बिहेवियर। बहुत इफेक्टिव होती है पनिशमेंट, जबकि पनिशमेंट को एक तरह से हम नेगेटिवली भी ले लेते हैं। वेरी गुड इवनिंग टीना। नहीं स्टाफी, सीसी नहीं आया 2009 में, आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में। और इस एक्ट में बोला गया कि हमें लगातार कॉन्टिन्यूटी में बच्चे का इवैल्यूएशन असेसमेंट करते रहना है। बट ये खुद इम्प्लीमेंट हुआ, यहाँ पे बन गया था 2009 में, बट 1 अप्रैल 2010 से ये इम्प्लीमेंट हुआ स्कूल्स में, ठीक है। तो उसी टाइम से फिर ये मैंने यही पूछा था ना कि स्कूल में ये सीसीई कब से इम्प्लीमेंट हुआ, स्टार्ट कब किया गया सीबीएसई द्वारा, यही क्वेश्चन था ना। तो जब ये इम्प्लीमेंट हुआ 2010 में। चलो नेक्स्ट का आंसर करो। इंटरेस्ट इन वर्क एंड इम्प्रूवमेंट इज कंड्यूसिव टू लर्निंग। काम में रुचि और सुधार सीखने के लिए अनुकूल है, ये तो बिल्कुल सही बात है। वेरिएशन इज प्रेजेंटिंग द रीइंफोर्सेस हेल्प मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अलग अलग भिन्नता, कभी चॉकलेट दे दे रहे हो, आज पेन दे देंगे, कभी कुछ और दे दे, है ना। ये जो पुनर्बलन है इसको चेंज करते रहें, तभी हमारा बिहेवियर मॉडिफाई होने में हेल्प मिलती है ना। तो इसमें एक ही हमें नेगेटिव चीज मिल रही है थोड़ी, जो नहीं इसकी आउटकम होनी चाहिए, एंड दैट इज बी। पनिशमेंट इज वेरी इफेक्टिव। इफेक्टिव हो सकती है अनडिजायरेबल बिहेवियर को एलिमिनेट करने में, होती है, हो सकती क्या होती है, बट ये नहीं है बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच में कि ये बहुत इफेक्टिव होती है। रीइंफोर्समेंट से भी हम कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अब ना यहाँ पे जब ये कॉन्सेप्ट आया ही है, तो एक चीज और याद रख लेना। एक हम ये जो रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और दूसरा पनिशमेंट, दंड। ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, याद रखना है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट का बेसिकली यूज किया जाता है
किसी भी तरह का जो बिहेवियर है उसे इंक्रीज करने के लिए, और पनिशमेंट का नॉर्मली यूज किया जाता है किसी भी तरह के बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए, खत्म करने के लिए। बट बोथ दीज टर्म्स, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, आर डिफरेंट, सेम नहीं होती है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट के दो टाइप लेते हैं ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो कई बार नेगेटिव में जान के एग्जामिनर पूछ लेता है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल क्या पनिशमेंट है। नहीं भाई, पनिशमेंट नहीं है, पनिशमेंट खुद में एक डिफरेंट टर्म है। हाँ जी रीना, ज़रूर। बस एक बार ना इनका ये भी फर्स्ट से इनका पेपर है ना टेट वालों का, तो एक बार ये हो जाए उसके बाद स्पेशली फिर मैं इसी पे फोकस करूँ। ठीक है, बट इसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके डीजीटी वाले एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, टोटली वेस्ट नहीं है ये क्लास भी आपके लिए। नेक्स्ट बताओ, विच इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोर्स डिलीवरी इन टीचर सेंटर्ड अप्रोच। पीछे बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच था, अब टीचर सेंटर्ड है। अध्यापक केंद्रित उपागम में विषय पढ़ाने का एक चारित्रीकरण गुण कौन सा नहीं है। अगेन नॉट का क्वेश्चन है, नहीं है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच मतलब जहाँ टीचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, मतलब मैं टीचर हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें मॉडिफाई कर सकती हूँ। बच्चे को ज्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती है, ना वो ज्यादा बोल सकता है, ना अपने व्यू पॉइंट्स रख सकता है, ना क्रिटिसाइज कर सकता है। सारा का सारा कंट्रोल टीचर के पास है, टीचर अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें कर सकता है। अभी ये कुछ टाइम से कॉन्सेप्ट आया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का, नहीं तो आपको पता है कि उससे पहले बहुत सालों पहले जो है, एटलीस्ट 19th सेंचुरी से पहले तक सारा का सारा सिस्टम जो था ये टीचर सेंटर्ड ही होता था, टीचर के अकॉर्डिंग चलती थी चीजें, है ना। बट अब हम फोकस कर रहे हैं चाइल्ड सेंटर्ड पे। है आज की डेट में देखा जाए ज्यादातर तो सब्जेक्ट सेंटर्ड ही है, बट बोलने को यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं कि होना चाइल्ड सेंटर्ड चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब बच्चे को डेमोक्रेसी हो, फ्रीडम हो, वो बोल सके, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, अपने व्यू पॉइंट रख सके, है ना। उसके इनेट एबिलिटी, टैलेंट्स वगैरह को इंपॉर्टेंस दी जाए। तो लेक्चर का यूज तो करते हैं टीचर सेंटर में, समेटिव टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, बट एक्टिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट नहीं इसमें आता है 28 वाले में, है ना। नॉट फीचर ऑफ कोर्स डिलीवरी इन टीचर सेंटर्ड अप्रोच, ये फीचर नहीं है। एक्टिव लर्निंग नहीं होती इसमें, पैसिव होती है। टीचर एक्टिव है, बच्चा पैसिव होता है। बच्चा चुपचाप सुनेगा, जहाँ पे बोला जाएगा कि हाँ जी आंसर कीजिए, या फिर ये बोला जाएगा कि अभी लिखिए, है ना, ये बोलिए, वहां पे बच्चा अपना व्यू पॉइंट रखेगा। अदरवाइज वो पैसिव रहता है, एक्टिव लर्निंग नहीं आएगा इसमें। एक्टिव वहां पे टीचर होता है। नेक्स्ट बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रेटेड टीचिंग। थोड़ा मैं स्पीड अप फास्ट करूंगी, है ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना। करेक्टरिस्टिक नहीं है किसकी, इंटीग्रेटेड टीचिंग, समेकित या एकीकृत शिक्षण। इंटीग्रेशन का मतलब है एक साथ, जब सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं एक ही क्लासरूम में, उसे हम इंटीग्रेशन का नाम दे देते हैं या इंक्लूजन का नाम दे देते हैं। बेसिकली ये स्टार्ट किया गया था जिससे कि बच्चे में ये जो डिस्क्रिमिनेशन है एबल्ड डिसेबल्ड वाला, या अपर क्लास लोअर क्लास, या किसी भी तरीके से उसे खत्म किया जा सके, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल स्टूडेंट ग्रुपिंग होती है, या इनफ्लेक्सिबल होते हैं शेड्यूल, या सोर्सेज दैट गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, या रिलेशनशिप अमंग कॉन्सेप्ट। तो इंटीग्रेटेड टीचिंग के बारे में बात करूँ, मतलब सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। क्लासरूम टीचिंग को भी, क्लास के बाहर जो टेक्स्ट बुक के बाहर रिसोर्सेज है उनको भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ठीक है, आपके लाइफ एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, पर्सनल एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, हर एक चीज़ को इंपॉर्टेंस दी जाती है। बच्चे का जैसा नीड है उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है हर एक तरीके से, बट इनफ्लेक्सिबल शेड्यूल नहीं होगा यहाँ पे। ये तो इनफ्लेक्सिबल का मतलब हो गया जो लचीला नहीं है, फिक्स्ड है, मतलब एक ही तरीके से सबको पढ़ाया जा रहा है, सबके साथ डील कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम इसमें करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नेक्स्ट भी। पॉक्सो एक्ट 2012 में आया था, इज एन एक्ट विच डील्स विद, किसके साथ डील करता है ये। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह, हरेसमेंट वगैरह है, या मेंटल हरासमेंट हुई है बच्चे के साथ, या सेक्सुअल ऑफेंस है टीचर के अगेंस्ट, या इशू ऑफ मेंटल हरासमेंट ऑफ टीचर, किससे संबंधित होगा ये। तो पॉक्सो एक्ट आपने पढ़ा होगा, ये किससे डील करता है, यौन उत्पीड़न या पोर्नोग्राफी के अपराधों से जो बच्चों की सुरक्षा करते हैं। मतलब बच्चों के साथ आप किसी भी तरह का अगर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो इस पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो किसी भी तरीके से उसके अगेंस्ट जो है कुछ एक्शन लिया जाएगा, है ना, जो भी इसमें मेंशन कर रखा है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए।
नेक्स्ट, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। स्टडी डाइव के नाम से मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा इसका तो उस पर मैं एक बार शेयर कर दूंगी, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ 30 का ठीक है, 31 का बताओ। इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये जो अलग अलग मेथड्स हैं बच्चे के बारे में जानने के, उसकी पर्सनैलिटी को जांचने के, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है इसे किस मेथड में स्टडी करते हैं, ऑब्जर्वेशन, क्लिनिकल, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल, किस में किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड में। एक्सपेरिमेंटल में करते हैं ना कि कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसका दूसरी चीज पे क्या प्रभाव पड़ता है ना, एक चीज का कुछ कॉज क्या है, उसका कारण क्या है, अगर हमने कुछ चीज की तो दूसरी चीज पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड में होती हैं सारी चीजें। ऑब्जर्वेशन में सिंपली हम दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। केस स्टडी में बेसिकली एक जो पर्सन है जिसके बारे में जानना है हमें, उसके जो क्लोज्ड वन है उनसे उसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है, जैसे डॉक्टर वगैरह, फैमिली मेंबर्स वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह से, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, unusual repetitive behavior and or a tendency to engage in a restricted range of activities are symptoms of। असामान्य दोहराव, बार बार एक ही चीज को रिपीट करते रहना, ठीक है, ध्यान ना दे पाना, ये ऑटिज्म के सिम्टम्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है। स्वलीनता, ऑटिज्म एक तरह की मेंटल डिसेबिलिटी आ जाती है, ओके। नेक्स्ट बताओ, मेंबरशिप ऑफ ए क्लब इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्लब की सदस्यता किसका एग्जाम्पल आ जाती है, सेकेंडरी ग्रुप का, प्राइमरी ग्रुप का, मॉब का, आउट ग्रुप का। तो मॉब जो है, मॉब के बारे में अगर मैं बताऊं हिंदी में देख लो, द्वितीय प्राथमिक भीड़ या बाहरी। तो मॉब भीड़ क्या है, एक तरह का लार्ज वायलेंट डिसऑर्डरली ग्रुप होता है। भीड़ उसी को कहते हैं ना, सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, किसी को मार पीट रहे हैं या कुछ भी, डिसऑर्डरली है और वायलेंट होते हैं ज्यादातर, वो मॉब भीड़ का एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है। फिर ये जो हमारे सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं ये लेस पर्सनल होते हैं, ज्यादा पर्सनल नहीं है, मोर फॉर्मल टाइप के, औपचारिक टाइप के होते हैं ये, ठीक है। और जबकि प्राइमरी होते हैं ये थोड़े पर्सनल टाइप के होते हैं हमारे। आउट ग्रुप भी एक ग्रुप होता है बट हम उसके मेंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला मेंबर हो आप किसी क्लब के, अगर क्लब होता बट आप मेंबर नहीं हो उसके, तब तो हम आउट ग्रुप बोल देते उसे, बट क्लब के मेंबर हो आप बट ज्यादा पर्सनल नहीं, थोड़ा फॉर्मल प्रोफेशनल टाइप का है वो क्लब्स वगैरह की मेंबरशिप, तो सेकेंडरी ग्रुप का एग्जाम्पल आता है। अगर पूछता कि फैमिली किसका एग्जाम्पल है तो वो प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल आता। और आप कोई क्लब तो है, आप उसके मेंबर नहीं हो, तो वो आउट ग्रुप का एग्जाम्पल आता, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो एक बार फिर से पीछे जाके सुन लेना जो मैंने बोला अगर नहीं समझ आया। नेक्स्ट, हंगर, थर्स्ट एंड ऑक्सीजन डैश आर टाइप ऑफ मोटिव्स। भूख, प्यास, ऑक्सीजन, ये सारे प्रेरणा के स्रोत हैं हमें। ऑक्सीजन और पानी तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहा है हमें, बट भूख मिटानी है तो पैसा खर्च करना पड़ता है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई पैसा नहीं दे देगा। मांगते हो आपकी दे दो, हमें खाना दे दो, बट सामने वाला देगा या नहीं देगा, नहीं देगा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, तब जाके आपको खाना मिलेगा, है ना। तो ये किस तरह के मोटिव्स हैं, किस तरह के प्रेरणा के स्रोत हैं, आपकी इनकी वजह से मोटिवेट हो कुछ काम करने के लिए, साइकोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल है, सोशल है या इमोशनल है। तो रोटी कपड़ा मकान ये हमारी क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और इसमें स्पेशली जो बॉडी से रिलेट है, बॉडी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वो हमारी बायोलॉजिकल नीड्स है, जैविक अवस्थाएं हैं। नहीं मिलेगा, अगर खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हमारा बॉडी जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगी, कुछ टाइम के बाद हमारी डेथ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फैटिग स्टेट्स आर नोन एज। कई बार ना हम शारीरिक, भावात्मक या मनोवैज्ञानिक थकान की स्थिति में होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस, स्ट्रेस, बर्नआउट या एक्शन, क्या कहेंगे इसे, बताओ जल्दी से। प्रतिरोध कहेंगे, तनाव कहेंगे, बर्नआउट कहेंगे या क्रियाशीलता कहेंगे। एक्टिव तो नहीं है, फटीग है, थक गए हैं बहुत ज्यादा, फिजिकली भी, इमोशनली भी, साइकोलॉजिकल तरीके से भी, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है बर्नआउट। स्ट्रेस मत आंसर कर देना इसका, इसका आंसर होगा बर्नआउट, ठीक है। नेक्स्ट, लर्निंग बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ ए रोल मॉडल इज नोन एज। आप क्या कर रहे हो, किसी सामने वाले को, दूसरे को देख के कुछ लर्न कर रहे हो आप, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे हम टीवी में मॉडल्स को, एक्टर्स को देखते हैं, अपने टीचर को देख के, अपने फ्रेंड, दूसरे को देख के मॉडलिंग कर रहे हो बिहेवियर की,
ठीक है, दूसरे को देखकर व्यवहार को सीख रहे हो। इसे क्या कहा जाता है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, अवर्सिव कंडीशनिंग, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या मॉडलिंग। इसे कहा जाता है मॉडलिंग। ये कॉन्सेप्ट किसका है? हमारा बेंडूरा का कॉन्सेप्ट है। बेंडूरा जो है वो एक कैनेडियन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी है और इसी का दूसरा नाम ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी है, जिसकी इन्होंने 4 स्टेजेस दी थी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा था, इन्होंने बोबो डॉल पे एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने बोला था कि दूसरे को देख के बच्चा सीखता है, उसकी नकल करता है, उसको इमिटेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, ए मेंटल स्ट्रक्चर दैट गाइड सोशल कॉग्निशन। बहुत इजी है, फटाफट से आंसर करो इसका। पढ़ा है आपने, बहुत बार ये थ्योरी पढ़ते हो। प्रोटोटाइप, स्टीरियोटाइप, स्कीमा या नन ऑफ द अबव। क्या है ये? इंग्लिश में हिंदी में भी सेम है वर्ड्स। क्या होगा? एक मानसिक संरचना जो सामाजिक अनुभूति का मार्गदर्शन करती है, उसे क्या कहते हैं? डेफिनेशन है ये किसकी? स्कीमा की। किसका दिया हुआ कॉन्सेप्ट है ये? किसने दिया था स्कीमा का कॉन्सेप्ट? जीन पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक कंपोनेंट है। इसके साथ साथ एसिमिलेशन, आत्मसातकरण, अकोमोडेशन, समाजन और इक्विलिब्रेशन, संतुलन भी आ जाते हैं, है ना। तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मेंटल स्ट्रक्चर है जिसमें सिस्टमेटिक वे में नॉलेज इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और जब हमें जरूरत पड़ती है, सामने कोई प्रॉब्लम आती है, हम उसका यूज करते हैं, है ना, वो है स्कीम। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बींग्स एंड देयर इन्वायरमेंट। पीछे ये मैं आपको बता दिया है, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बींग्स एंड देयर इन्वायरमेंट। बायोलॉजी, इकोलॉजी, जूलॉजी या नन ऑफ द अबव। क्या होगा? पीछे पढ़ा ना हमने, जीव विज्ञान है, परिस्थितिकी, प्राणी विज्ञान या कोई नहीं। तो क्या आएगा ये? इकोलॉजी की डेफिनेशन पीछे पड़ी थी, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बींग्स एंड देयर एनवायरनमेंट। जीवित प्राणियों और उनके पर्यावरण के बीच के संबंध की जो स्टडी है उसे इकोलॉजी कहा जाता है। अब इसमें बायोलॉजी जो है एनिमल्स की स्टडी, सॉरी जूलॉजी एनिमल्स की स्टडी, बायोलॉजी आप मुझे बताओ फटाफट से किसकी स्टडी है? मेडिकल वाले स्टूडेंट्स बता देंगे फटाफट से। तो आपको बाकी नेक्स्ट का देखो। An observer took a part-time job in a shopping mall showroom to become an insider in order to observe behavior of customers. कई बार आपने देखा होगा कि मॉल्स में क्या है, एक कोई सुपरवाइज कर रहा है आपको, जान के क्या बन गया वो, मॉल में पार्ट टाइम जॉब करने लग जाता है ये देखने के लिए कि जो कस्टमर्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, एक तो ऑब्जर्वेशन होता है कि दूर से आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो उसमें, दूर से कहीं खड़े होकर आप ऑब्जर्व कर रहे हो। एक होता है कि आप उन लोगों के बीच ही आ गए और उनके बीच रहकर ही उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो। तो यहाँ पे वही है कि बीच में रहकर ही ऑब्जर्वर, जिन्हें ऑब्जर्व करना है उन लोगों के बीच में रह के ही वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो नॉन पार्टिसिपेंट है वो, पार्टिसिपेंट है, नेचुरलिस्टिक है या ना? तो क्या कर रहा है यहाँ पे? खुद ही पार्टिसिपेट कर रहा है ना वो, उसमें खुद इन्वॉल्व हो गया है वो। तो इसका आंसर आ जाएगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, प्रतिभागी अवलोकन है, खुद ही उसका प्रतिभागी बन गया, उनके बीच रहकर ही क्या कर रहा है, उनके वो चेक कर रहा है कि वो कैसा बिहेव करते हैं। नेक्स्ट, अनदर टर्म फॉर रीइंफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण के लिए एक और शब्द क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टिमुलस, उत्तेजना, रिवॉर्ड, रिस्पॉन्स या कंडीशन। क्या आएगा? मिलते जुलते लगते हैं ये टर्म्स, बट कौन सी टर्म है जो रीइंफोर्समेंट की जगह यूज की जाती है? बताओ। तो रीइंफोर्समेंट की जगह जो दूसरी टर्म हम यूज कर लेते हैं वो रिवॉर्ड रहेगा, स्टिमुलस नहीं करना है इसका आंसर। ठीक है, रिवॉर्ड होगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज फ्रोबेल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। फ्रोबेल पीछे मैंने जिनकी एक एजुकेशन की डेफिनेशन भी बताई वही वाले फ्रोबेल लेंगे। तो इन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया है, क्या इनकी एजुकेशन में मेन कंट्रीब्यूशन है? किंडरगार्टन मेथड या किंडरगार्टन स्कूल, और इनके मेथड का दूसरा नाम
प्ले वे मेथड भी है। बच्चे को इंपॉर्टेंस देते हैं, उनकी नेट एबिलिटीज, जन्मजात जो क्षमताएं, उसे इंपॉर्टेंस देते हैं। इन्होंने बोला कि बच्चा ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएगा जब सोसाइटी में वो इंटरेक्ट करेगा, सोशली पार्टिसिपेट करेगा, सोशल इंटरेक्शन से ज़्यादा अच्छे से सीखता है। और इन्होंने फोकस किया कि हमें बच्चे में क्रिएटिविटी को डेवलप करना है। बच्चा खुद क्या चाहता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए हमारे लिए, ना कि पेरेंट्स या टीचर क्या चाह रहे हैं। नेक्स्ट बताओ, द मेथड बाय विच द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिमिट एन इंडिविजुअल रिसेप्टिवनेस टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। वह विधि जिसके द्वारा आनुवांशिक विशेषता पर्यावरण के प्रति व्यक्ति की ग्रहणशीलता को सीमित करती है, क्या कहते हैं? कैनलाइजेशन, नहरीकरण, डिसकंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, रेंज ऑफ रिएक्शन, क्या कहेंगे इसे? 42. The method by which genetic characteristics limit an individual's receptiveness, जिसके द्वारा वह विधि जिसके द्वारा आनुवांशिक विशेषता पर्यावरण के प्रति व्यक्ति की ग्रहणशीलता को सीमित करती है, उसे क्या कहा जाता है? बताओ, आपको मैं पानी पी लेती हूँ। तो इससे आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है। रेंज ऑफ रिएक्शन कहते हैं, डेफिनेशन है इसकी, याद रखना इसको। ठीक है, करवाया है मैंने पहले भी आपको। नेक्स्ट, द मेजोरिटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट थिंक दैट डेवलपमेंट इज ड्यू, किसकी वजह से होती है? तो जब भी ये क्वेश्चन आता है विकास का, आपने दोनों को इंपॉर्टेंस देनी है, नेचर और नर्चर। अच्छा, सेपरेटली वाला नहीं, इंटरेक्शन वाला आएगा। डी होगा इसका राइट आंसर। दोनों का, नर्चर का मतलब पोषण का मतलब क्या आ गया यहाँ पे? हमारी हेरिडिटी, अनुवांशिकता, और नर्चर मतलब जहाँ पे हमारा पोषण मिला हमें, इन्वायरमेंट, उसका रिजल्ट है हमारी डेवलपमेंट। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं ना, दोनों के बीच जो परस्पर अंतःक्रिया होती है। जिस क्वेश्चन का आंसर आता है वो क्वेश्चन का आंसर तो करो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स इज टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर। जॉन डेवी ने क्या कहा? जॉन डेवी ने कॉन्सेप्ट दिया, इनका एक कोस्ट आता है, एजुकेशन एज अ लाइफ बोला है इन्होंने, एक तो है ना, ये एक तो ये कोट याद रखना है, एजुकेशन एज लाइफ। और इन्होंने बोला जो प्रेजेंट है, आज के लिए हमें बच्चों को तैयार करना है, ना कि फ्यूचर के लिए। याद रखना है, प्रेजेंट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, फ्यूचर के लिए नहीं। नॉर्मली हम ये बोलते हैं ना कि भावी सिटीजन वही होंगे, आगे के लिए तैयार करना है, बट डेवी ने बोला प्रेजेंट के लिए तैयार करना है। व्हाट इज एन एनेक्डोटल? अब जैसे हम इंटेलिजेंस के अलग अलग टेस्ट होते हैं ना, वैसे ही हमारा जब असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में बात आती है, इसके भी अलग अलग टूल्स होते हैं, कैसे बच्चे को इवैल्यूएट करना है, असेस करना है। तो एनेक्डोटल एक तरह का रिटन रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जिसमें बच्चे की क्लासरूम के बाहर की एक्टिविटीज की, स्पेशली उसकी पर्सनल एक्टिविटीज, दूसरों के साथ पर्सनल बिहेवियर कैसा था, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। और जबकि एक आता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, संचयी रिकॉर्ड। ये प्रोफेशनल टाइप का होता है, एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, जहाँ पे बच्चे की ओवरऑल जो भी एजुकेशनल हिस्ट्री है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। तो 3 डायमेंशनल बोला या 2 डायमेंशनल बोला, दोनों का आंसर आप क्या करोगे? स्पीयरमैन ही करोगे। ठीक है, स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर कौन से? जी फैक्टर और एस फैक्टर, और तीसरा फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया था। इन्हीं से इन्फ्लुएंस बाद में कैटल हुए थे, जिनके बारे में पीछे हमने पढ़ा। नेक्स्ट, साइकोसोशल थ्योरी इज गिवन बाय, पीछे अभी मैंने बता दिया, साइकोसोशल मनोसामाजिक सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? एरिक एरिक्सन ने, जिसमें उन्होंने क्राइसिस, संकटों के बारे में बात की, और अडोलसेंस स्टेज का क्राइसिस बताया, आइडेंटिटी को लेके बच्चा कंफ्यूज है ना। टोटल 8 स्टेजेस के बारे में बात की। वुम टू टुम थ्योरी भी इसी थ्योरी का दूसरा नाम है। और अगर आपसे पूछा जाए ये किससे इन्फ्लुएंस थे, तो सिगमंड फ्राइड से इन्फ्लुएंस थे। सिगमंड फ्राइड का कॉन्सेप्ट जो आता है साइको एनालिसिस या साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो है, उसी से ये इनकी थ्योरी इन्फ्लुएंस थी, प्रभावित थी। बस इन्होंने क्राइसिस के बारे में बात की और उन्होंने वो कॉन्सेप्ट लिबिडो के बेसिस पे दिया था। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर अगर आपसे पूछे तो एडवर्ड
ली थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक वही ट्रायल एंड एरर मेथड वाले जिन्होंने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेजेस, मीनिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा है, साउंड की नहीं पूछा, ठीक है। साउंड से जो भी ये अल्फाबेट जिन्हें हम बोलते हैं उनसे क्या बनता है, एक शब्द बनता है और उसका कुछ मीनिंग होता है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फीम। बट अगर आपसे पूछता स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड तो आप फोनीम आंसर करते, ठीक है। बट मीनिंग की पूछा है, मीनिंग की मॉर्फीम होगा, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना है इस चीज को आप। नेक्स्ट, द इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है, गेस्टॉल्ट थ्योरिस्ट, कोहलर आ जाते हैं इसमें, कर्टकुफ आ जाते हैं, मैक्सवर्थ मेयर आ जाते हैं ना, जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, जर्मनी का कॉन्सेप्ट है ये। और ये जो पैवलॉव और थॉर्नडाइक, स्किनर वगैरह हैं, ये बिहेवियरिस्ट थे, ये एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट होल इज ग्रेटर देन पार्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्याजे पीछे बता चुकी हूँ, ये एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और वाइगोस्की जो हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। पोस्टायरी नॉलेज इज नॉलेज दैट इज नोन बाय, पश्चात ज्ञान वह ज्ञान है जिसे माना जाता है, एक प्री और एक पोस्टायर, है ना, ये दो आप टाइप पढ़ते हो। तो जो हम बात करते हैं, ये जो पोस्टायरी नॉलेज है, ठीक है, मतलब बाद में कैसे कुछ चीज आपने एक्सपीरियंस की होगी, जैसे आपने बोला कि बाहर बारिश हो रही है भाई, तो वो चीज आपने एक्सपीरियंस की, बाद में मिला वो ज्ञान आपको, है ना, तो एक्सपीरियंस से आती है। जो पहले से ही है वो प्रायरी आ जाती है, पहले से ही, है ना, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, जनरल चीजें जो आती हैं। नेक्स्ट, टॉय एज रेफर्स टू, टॉय एज किसे कहते हैं, टॉय एज सबसे पहले प्रीनेटल पीरियड आता है, गर्भावस्था, बर्थ, जन्म से पहले, फिर आता है इन्फेंसी, शैशवाकाल 0 to 2 years, फिर आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, इसमें खेलकूद में बहुत ज़्यादा बिजी होता है बच्चा, उसी में इन्वॉल्व रहता है, तो इसीलिए इसे टॉय एज कहा जाता है। लेटर चाइल्डहुड का भी एक नाम है, इसे कहा जाता है गैंग एज, 6 से 12 साल का पीरियड। बेबीहुड, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी जिसमें 9 स्टेजेस के बारे में बात की, और उन्होंने इन्फेंसी को 0 to 15 days का पीरियड बताया। और थर्ड स्टेज हरलॉक साइकोलॉजिस्ट हैं, याद नहीं आ रहा था नाम, तो उसके बाद उन्होंने थर्ड स्टेज बेबीहुड बनाया, अर्ली चाइल्डहुड को नहीं बनाया था, उन्होंने बेबीहुड को बनाया, 15 दिन से लेके 2 साल का पीरियड इन्होंने बेबीहुड बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल स्टडी मेथड इज कंसिडर द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड है बिहेवियर की स्टडी करने का, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, सर्वे मेथड या केस स्टडी। एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ठीक है, साइंटिफिक भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, जबकि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव मेथड जो है वो इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दर्शन विधि को माना जाता है। याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होने की वजह से किसे क्रिटिसाइज किया गया था, या सबसे पुराना मेथड कौन आता है मनोविज्ञान में, इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दर्शन विधि आ जाती है, वुंट ने दिया था वो, ठीक है। जबकि यहाँ पे बोला बहुत ज्यादा साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव है, एक्सपेरिमेंटल। नेक्स्ट, एक ग्रुप टेक्निक यूज टू डेवलप मेनी आइडियाज इन ए रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, बच्चे को कुछ बोला, प्रॉब्लम दी और बोला इसके जितने मल्टीपल सोल्यूशन आ रहे हैं वो बताते चले जाओ, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ओके, याद रखना है, विचार मंथ। नेक्स्ट, बीने साइमन स्केल, बीने साइमन ने, बीने जो है एल्फ्रेड बीने, इन्होंने एक तो 1 फैक्टर थ्योरी दी है, पहला मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट इन्होंने डेवलप किया था, बीने साइमन स्केल के नाम से भी इन्हें जानते हैं। इंडिविजुअल एट ए टाइम एक ही बच्चे की इंटेलिजेंस को चेक करता है, और वर्बल, शाब्दिक है, क्योंकि क्वेश्चंस का यूज यहाँ पे किया था। और कितनी एज ग्रुप के बच्चों के लिए है ये, 3 से 15 साल के बच्चों के लिए। ये जो मैंने सारी चीजें बोली, ये सारी की सारी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन, तो स्पेशल एजुकेशन का मतलब है कि जो भी स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाना, ठीक है। जैसे वो कैसी भी स्पेशल नीड्स हो सकती है, नॉर्मल को छोड़ के जो भी बच्चा है उसे स्पेशल नीड्स की कैटेगरी में डाला जाता है, गिफ्टेड भी हो सकता है, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो सकता है,
मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, किसी भी तरह के बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स उसे कहा जाता है स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा, जिसमें सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं। कॉमन स्कूल कॉमन एजुकेशन है, जिसमें सिर्फ नॉर्मल बच्चा ही पढ़ता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ए चाइल्ड हैविंग गुड डांस स्किल इज। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने शुरू में 7 टाइप, फिर 8, फिर 9 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिए थे, है ना। तो इन्होंने बोला कि डांस वगैरह में मतलब बॉडी पे अच्छा कंट्रोल है, अच्छा बैलेंस है, उसे कहा जाता है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट, गतिज बुद्धि। म्यूजिक में बहुत अच्छा म्यूजिकल, स्पेस का बहुत अच्छा नॉलेज है, जैसे कोई भी आर्किटेक्ट हो गया, पेंटर वगैरह हो गए। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल दूसरे की इमोशन फीलिंग्स को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, उसे इंटरपर्सनल पारस्परिक बुद्धि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड द सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। सोशियो कल्चर, एक सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ी, वो अलग है, वो बेंडूरा का कॉन्सेप्ट है। साइको सोशल पढ़ी, वो अलग है, वो एक इरेक्शन है। सोशियो कल्चर सामाजिक सांस्कृतिक, वाइगॉस्की ने ये थ्योरी दी है कैसी थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, what is the mechanism called through which a child tries to change his own ego to that of someone else। अब ना इसमें अलग अलग तरह के डिफेंस मैकेनिज्म, रक्षा तंत्र आते हैं। आइडेंटिफिकेशन में बेसिकली क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं, अपना मतलब अपने अंदर किसी दूसरे के ट्रेड्स को एक्वायर करते हैं, जैसे ना दूसरे से हम सिंपली बोलते हैं कि दूसरे को देख के हमने सीख लिया, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, वो हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन, है ना। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ युक्तिकरण, इसमें हम क्या करते हैं, अपना अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि यार इसलिए किया या इसलिए नहीं किया मैंने, है ना, जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे। और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, ऐसा नहीं कोई अच्छा बिहेवियर है ना, गलत व्यवहार है, उसे भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। सब्लिमेशन का मतलब होता है उदात्तीकरण, इसका मतलब होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना जब हमें गुस्सा आया होता है ना, एक तो होता है कि हम रिवर्ट बैक करते हैं, एक होता है अपने गुस्से को दूसरे के ऊपर उतार दे रहे हैं, डिस्प्लेस कर देना, उसे डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। कि गुस्सा बॉस पे आया था, बॉस ने क्योंकि हम पे गुस्सा किया, पर घर पे आपके वाइफ पे वो गुस्सा उतारे हैं या बच्चों पे उतारे हैं, वो डिस्प्लेसमेंट होता है ना। बट एक होता है हमें गुस्सा है, हमारे अंदर एंगर भरा हुआ किसी को लेके, बट उसे हम किसी कंस्ट्रक्टिव यूजफुल काम में लगा रहे हैं, जैसे फटाफट घर की सफाई लग पड़े करने गुस्से गुस्से में, वो हो गया सब्लिमेशन, अच्छा है ये, है ना। और प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो कुछ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, कुछ बुरी चीज है, हम बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे, जैसे मान लो मैं ईमानदार नहीं हूं, बट मैं दूसरे को बोलूंगी यार कि तू ईमानदार नहीं है या वो ईमानदार नहीं है, मतलब अपनी किसी अनएक्सेप्टेबल चीज को दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि ए चाइल्ड ट्राइज टू चेंज हिज ओन ईगो टू दैट ऑफ समवन एल्स, जिसके माध्यम से बच्चा अपने अहंकार को किसी और के अहंकार में बदलने की कोशिश करता है, मतलब बेसिकली दूसरे जैसा बनने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है। तो ये तो आइडेंटिफिकेशन ही हुआ यहाँ पे, और पहचान ही हुई, और तो कोई नहीं बन रहा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। गिलफोर्ड ने थ्योरी दी है, कौन सी थ्योरी, इंटेलिजेंस की थ्योरी, जिसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस या 3D थ्योरी भी बोला जाता है। 3 डायमेंशन दी थी, ऑपरेशन था उसके अंदर, कंटेंट था, प्रोडक्ट था, कॉग्निशन नहीं था, और नॉट ही हमसे पूछा है, तो यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ क्या है, इज द फुल एंड हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनैलिटी। ये डेफिनेशन है भाई, किसके अकॉर्डिंग, ये नहीं अगर आपने पढ़ी होगी तो सीधा याद रख लेना, हेडफील्ड के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन आ जाती है, ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, इनकी ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन वाला तो आपको सीधा याद रखना पड़ेगा, पीछे भी मैंने कुछ डेफिनेशन पढ़ाई आपको, वो भी एक बार कर लेना। नेक्स्ट बताओ, 62 का आंसर करो श्रुति। अब 62 का क्या होगा, अभी भी हमारे पास आई थिंक 20-25 और क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करते हैं। बताओ नेक्स्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ऑब्जर्वेशन लर्निंग बेंडूरा का कॉन्सेप्ट, जिसे सोशल लर्निंग थ्योरी भी इसका नाम है,
है ना, वही है ये, मैंने बोला था वहाँ पे ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी ये इसका नाम है। और इसमें 4 स्टेजेस इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कुछ भी आपने देखा और उसे अडॉप्ट कर लिया आपने, नहीं। इन्होंने बोला हम उसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उसी चीज़ पे ध्यान देते हैं जो हमें अट्रैक्टिव लगती है। तो पहले चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा हमें, है ना? तो पहला आ गया इसमें अटेंशन। अटेंशन ध्यान दिया होगा, ध्यान बट उसी पे देंगे जो अट्रैक्टिव लगेगा। फिर उसको अपने मन में धारण कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं, है ना? उसके बाद हम उसे रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं उसका। बच्चा सेम जो देखा होगा उसने, जिसे मन में धारण कर लिया, उसको क्या करता है वो? रिप्रोड्यूस करता है। और लास्ट में अगर आप चाहते हो, चौथा इसका स्टेप बनता है, स्टेज बनता है रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। अगर आप चाहते हो किसी बिहेवियर को बच्चा बार बार रिपीट करता रहे तो उसे रीइंफोर्स करते हो। तो नॉट पूछा है, ये 3 तो हैं, ये नहीं है प्रिपरेशन, तैयारी कहीं नहीं हमने पढ़ा। तो राइट आंसर यहाँ पे तैयारी आ जाएगा। इसकी जगह होना चाहिए था चौथा रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। 63 का आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ ब्रूनर डेवलपमेंट थ्योरी? ब्रूनर डेवलपमेंट थ्योरी दी है ब्रूनर ने। कौन सी डेवलपमेंट थ्योरी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। और किससे सिमिलर माना जाता है सिद्धांत को? इनके पियाजे के सिमिलर ही। पियाजे ने 4 स्टेजेस के थ्रू बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है बच्चे में, और जो ब्रूनर है उन्होंने उस चीज को 3 स्टेजेस के थ्रू ही बता दिया। ठीक है, नॉट का क्वेश्चन है आगे। पहली स्टेज थी इनकी इनएक्टिव स्टेज, सेंसेस के थ्रू बच्चा जब सोचता है ना, मस्कुलर मेमोरी होती है। फिर आइकन्स के थ्रू आ जाता है, फिर उस चीज को वो लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, सिंबॉलिक आ जाती है। तो नॉट है, एक्राइलिक स्टेज आ जाएगा। ठीक है, श्रुति 62 का 3 सही था आपका। 4th प्रियंका, ठीक है आपका इसका भी। नेक्स्ट का करो अब आंसर। 63 हो गया ना हमारा, ठीक है। 64 का बताओ। According to Mayer and Solovey, which of the following processes is not an aspect of emotional intelligence? इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है, ठीक है। किसने? मेयर एंड सोल्वॉय। और इन्होंने 4 एस्पेक्ट्स के बारे में बात की है। यहाँ पे 3 तो दिए हैं एस्पेक्ट, एक उन्होंने गलत दिया जानबूझ के। अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन, मैनेजमेंट या कंस्ट्रक्शन, समझ, धारणा या प्रबंधन, निर्माण, कौन सा नहीं है? इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया है। मतलब जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट किस पर्सन को बोला जाएगा? जो परसीव करे अपने इमोशंस को, उन्हें मैनेज करे, उसे पता हो अच्छे से कि कब मुझे रिएक्ट करना है, कब नहीं करना है, कब कब इमोशन को एक्सप्रेस करना है, कब सप्रेस करना है, मैनेज करना आता हो उसे। ठीक है, अंडरस्टैंड करे दूसरे के इमोशंस को भी, अपने को भी, और इमोशंस का यूज। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, परसेप्शन के बारे में भी बात की, मैनेजमेंट के बारे में। चौथा होना चाहिए था यूजिंग इमोशंस, चौथा जो एस्पेक्ट है, बट इसकी जगह इन्होंने कंस्ट्रक्शन दिया है और नॉट का ही क्वेश्चन था हमसे। तो राइट आंसर निर्माण, कंस्ट्रक्शन, रचना आ जाएगा। 65 का बताओ। कोहलर्स रिसर्च विद सुल्तान सपोर्ट विच थ्योरेटिकल व्यू ऑफ लर्निंग? बताओ। सुल्तान पे एक्सपेरिमेंट किया था कोहलर ने। सुल्तान किसका नाम? एक चिंपैंजी का नाम था। कोहलर के पास बहुत ज्यादा चिंपैंजीज थे, जिनमें सबसे इंटेलिजेंट था सुल्तान। वो सोचता था, प्रोजेक्ट करता था, और उसको देखकर बाकी सारे चिंपैंजीज की नकल करते थे बेसिकली। इनसाइड लर्निंग थ्योरी जो है, उसी में ये एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिलता है। इनकी बुक है जिसका नाम है मेंटालिटी ऑफ एप्स। उस बुक में ये एक्सपेरिमेंट इनका मेंशन है। कैनरी आइलैंड पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इनसाइड लर्निंग आई थिंक हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे कई बार आ जाता है आपसे कि जब सडन एकदम से आप किसी सॉल्यूशन पे पहुंचते हो, ये किस थ्योरी या किस मनोविज्ञान, साइकोलॉजी या किस मेथड के अंदर आता है? तो इनसाइट लर्निंग मेथड में ये बात कही जाती है। जैसे सुल्तान के सामने स्टिक्स थी, बॉक्सेस थे, फिर वो सोच रहा था यार कि मैं कैसे इन
बनानास तक पहुंचूं तो छत पे हाइट पे लटके थे, तो एकदम से उसके माइंड में आइडिया स्ट्राइक करता है यार कि मैं बॉक्स का यूज करता हूँ, बॉक्स रखता है, बॉक्स के ऊपर चढ़ता है और बनानास तक पहुंच जाता है ना। बिल्कुल सही है श्रुति आपका। प्रियंका आपका भी सही है। ओके नेक्स्ट का बताओ 66। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, नजर से दूर दिमाग से दूर, बेस्ट डिस्क्राइब करता है किसको? अर्ली सेंसरी मोटर स्टेज को, अर्ली प्री ऑपरेशनल को, अर्ली एडोलसेंस को, या सिंपली एडोलसेंस को? प्रारंभिक संवेदी मोटर, प्रारंभिक पूर्व संचालन, किशोरावस्था या प्रारंभिक किशोरावस्था? किस चीज को डिस्क्राइब करेगा? कब होता है कि जब तक बच्चे के सामने है कोई चीज, वो उसकी डिमांड करेगा, उसके बारे में सोचेगा, बट जैसे ही उसकी आंखों के सामने से वो चीज चली, वैसे वो उस चीज के बारे में सोचना भी मतलब सोचता ही नहीं है बेसिकली, क्योंकि अभी वो एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स नहीं उसके अंदर आ पा रहे, वो मन में नहीं सोच पाता है अभी, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अभी वो पहली स्टेज में। और पहली स्टेज कौन सी है? कौन सी होगी पहली? अर्ली सेंसरी मोटर, सिंपली सेंसरी मोटर भी लिख सकता था, अर्ली लिखने की जरूरत नहीं। 67 का बताओ। The study of which of the following lies at the intersection of psychology and pedagogy? निम्न में से किसका अध्ययन, हाँ प्रियंका ठीक था आपका, ये नेक्स्ट बताओ। किसका अध्ययन मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के प्रतिच्छेदन पर आधारित है? मनोविज्ञान साइकोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड माइंड, और पेडागोजी हमने बोला रिलेटेड टू टीचिंग मेथड्स या हाउ टू डील अ चाइल्ड, हाउ टू गाइड अ चाइल्ड, है ना। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इन दोनों का जो प्रतिच्छेदन है, वो किस पे, किसकी स्टडी होगी? पॉजिटिव साइकोलॉजी बोलेंगे, इंडस्ट्रियल, ऑर्गेनाइजेशनल, एजुकेशनल? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्या होगा 67 का? एजुकेशन से रिलेटेड होगा ना। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड आएगी। एमर्जिंग ब्रांचेस है बहुत सारी साइकोलॉजी की, ऑर्गेनाइजेशनल हो सकती है, मिलिट्री हो सकती है, टेक्निकल हो सकती है ना, एजुकेशनल है। ये एमर्जिंग नहीं है, ये तो पहले से ही एजुकेशनल हो गया हमारा, सोशल साइकोलॉजी हो गया, क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया। तो ये जो है हमारा कि जहाँ पे साइकोलॉजी और पेडागोजी दोनों की ही स्टडी की जाती है एक तरह से, उसका नाम है ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है, जिसे कहा जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षणिक मनोविज्ञान। ठीक है नेक्स्ट 68 का। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग हैज बीन गिवन बाय, मचान या पाड़ इसे कहते हैं, किसने दिया था ये? स्कैफोल्डिंग का मतलब है कोई एक तरह से हेल्प करना, किसी भी तरह से हिंट प्रोवाइड करके, कोई क्लू देके सपोर्ट देना, है ना। किसके लिए? जेडपीडी को क्रॉस करने के लिए, हायर लेवल जो है पोटेंशियल लेवल जिसे हम कहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए, है ना। किसके द्वारा की जाती है स्कैफोल्डिंग की मदद? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर द्वारा। ये तीन कंपोनेंट आ जाते हैं, जेडपीडी, MKO और स्कैफोल्डिंग, किसकी थ्योरी के? वाइगोस्की की थ्योरी के। वाइगोस्की की कौन सी थ्योरी? जिससे पीछे हमने पढ़ा सोशियो कल्चर, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कैसी थ्योरी है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्रियंका ठीक है, थर्ड आपका। नहीं श्रुति 60, अच्छा 67 का करो। 67 का तो ठीक है, 68 का थर्ड होगा। नेक्स्ट, द अट्रैक्शन ऑफ ए गर्ल चाइल्ड टुवर्ड्स हर फादर वाज टर्म्ड बाय फ्राइड। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ही करोगे, बहुत बार पढ़ा है आपने। क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ? द अट्रैक्शन ऑफ ए गर्ल चाइल्ड टुवर्ड्स हर फादर, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ऑडिपस, मोरल या ओरल? सिगमंड फ्राइड ने ये थ्योरी दी है, ठीक है। इसी में इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात की थी। ईगो बोला था बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है। ईगो जो है रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है, और सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करती है। इन्होंने कॉन्शियस, चेतन मन, सबकॉन्शियस, अर्धचेतन मन और अनकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट भी दिया। इन्होंने बोला हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो आइसबर्ग, मतलब 10% ही
काम कर रहा है, हमारा माइंड जो है एक आइसबर्ग की तरह है, जिसका 10% हिस्सा तो वर्किंग है, बाहर दिखाई देता है, मतलब जैसे हमें, और 90% छुपा हुआ है, हिडन है, जैसे एक आइसबर्ग में बर्फ के पहाड़ में होता है ना। तो इन्होंने 5 स्टेजेस दी डेवलपमेंट की। एक थी ओरल स्टेज, मतलब लिबिडो का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। लिबिडो का मतलब सेक्सुअल ड्राइव, है ना। उसको हम रिलीज करते हैं वेरियस बॉडी पार्ट से, और जिस भी बॉडी पार्ट से रिलीज करते हैं उसके बेसिस पे उन्होंने स्टेजेस के नाम दिए थे। जैसे माउथ से उसे रिलीज करें तो ओरल स्टेज, एनल स्टेज जिसमें अपने ब्लैडर को कंट्रोल करके बच्चा प्लेजर लेता है। फिर आती है फेलिक स्टेज, जिसमें अपोजिट जेंडर के लिए बच्चा अट्रैक्शन फील करता है। फिर आती है लेटेंसी स्टेज, जहाँ पे ये लिबिडो छुप जाती है थोड़ी देर के लिए। फिर आती है जेनिटल स्टेज, जब फिर से बच्चा अपने जेनिटल्स या दूसरे के जेनिटल्स का यूज करके प्लेजर ले रहा होता है ना। तो 69 का आप लोग आंसर कर रहे हो, प्रियंका और श्रुति फर्स्ट। हाँ, ये जो गर्ल का बच्चे अपने फादर के लिए लव है, ये है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, और अगर पूछा जाए बॉय का मदर के लिए तो है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा ये जो बाकी सारी टर्म्स हैं ये भी आपने याद रखनी है। एक अच्छा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछ लेते हैं, नार्सिज्म का कॉन्सेप्ट। नार्सिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ये भी इन्होंने अपनी इस थ्योरी में दिया था। थ्योरी कौन सी है? साइको एनालिसिस या साइकोसेक्सुअल थ्योरी है ना। और नार्सिज्म का मतलब होता है सेल्फ लव, और बोला ये सबसे ज्यादा जो होता है अडोलसेंस में होता है, किशोरों में होता है। ये बात भी सिगमंड फ्राइड ने कही थी। ठीक है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट 70 का बताओ। हु बिलीव दैट इन्फेंट्स ब्रेन इज लाइक ए ताबुला रासा। ये भी बहुत बार हमने किया। किसने कहा है? जॉन लोकी, डार्विन, स्पाइनोजा या वॉटसन? बताओ, बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए और बताओ इसका क्या होगा। जॉन लोकी। ताबुला रासा का मतलब होता है कि बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ताबुला रासा। ब्लैंक स्लेट या एम्प्टी वेसल को कहा जाता है ताबुला रासा। जॉन लोकी का ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट, द इमोशन ऑफ फियर एसोसिएटेड विद विच बेसिक इंस्टिंक्ट? रिपल्शन, प्यूगेनेसिटी, अपील या escape? प्रतिकर्षण, युत्साह, शरणागत या पलायन? मैकडुगल है, इंग्लैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं, एक नई साइकोलॉजी के फाउंडर हैं जिसे कहा जाता है पर्पसविज्म, प्रयोजनवाद। इन्होंने ह्यूमन बीइंग को एक मशीन की तरह बताया, क्योंकि हम हमारे अंदर जो इंस्टिंक्ट होते हैं, 14 इंस्टिंक्ट मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात की। हर एक मूल इंस्टिंक्ट जो मूल प्रवृत्ति है उसका एक इमोशन उससे रिलेट करता है, जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हैं, जैसा एक मशीन में होता है जब हम उसे कोई किसी भी तरह की कमांड देते हैं ना। तो यहाँ पे जो इमोशन ऑफ फियर है वो एक इंस्टिंक्ट मूल प्रवृत्ति से रिलेट करता है। जब हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं? फटाफट से वहां से एस्केप करने, जैसे अगर आपको एक स्नेक दिख जाए और आपको डर लगता है उससे, तो फटाफट आप वहां से भाग जाओगे। ऐसे चिपक नहीं जाओगे उसके साथ, गले नहीं लगा लोगे, है ना। भागोगे, वहां डर की वजह से हम एस्केप करते हैं, भागते हैं फटाफट वहां से। जबकि जब हम दुखी होते हैं ना तो अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जब हमें कुछ डिस्कस्टिंग लगती है, घृणा होती है कि यार छी ये तो बहुत बुरा है, तो रिपेल करते हैं उसे, दूर भगाते हैं उसको, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा एस्केप। नेक्स्ट बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, आप लोगों के ठीक था। नेक्स्ट बताओ 72, which of the following types of evaluation is done during the teaching learning process? Summative, integrative, formative या diagnostic? ड्यूरिंग, पीछे मैंने बता दिया कि बीच में, इस चीज के लिए कि बच्चे की लर्निंग सही ढंग से चलती रहे, और अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसी टाइम उसे रिजॉल्व किया जाए, उसे कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन। जबकि एंड में होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, साल का एंड, किसी भी चीज का एंड होगा समेटिव कहेंगे। डायग्नोस्टिक की जाती है बेसिकली बच्चे की समस्याओं, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए उन्हें डायग्नोज किया जाता है। ठीक है, बच्चे की जरूरतों का पता लगाया जाता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में, और एक बार पता चल जाए तो उसके अकॉर्डिंग रेमेडियल टीचिंग की जाती है, उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट,
डैश आर प्रॉब्लम्स इन प्रोनाउंसिंग साउंड्स करेक्टली। कई बार हम ध्वनियों का सही उच्चारण करने में समस्या आती है, इसे कहा जाता है मतलब एक तरह से आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हम प्रॉपर तरीके से, जैसे बोलना चाहिए वैसे नहीं बोल पा रहे, तो इसे आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर कहेंगे। फ्लुएंसी मत बोलना इसे, है ना, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर कहा जाता है इसे। अभिव्यक्ति विकार है, अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हम प्रॉपर तरीके से उन साउंड्स को। नेक्स्ट, पियाजेस व्हिच स्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। पहली बोला कि हमारी जो इंद्रियां हैं उन पे बेस्ड है हमारी थिंकिंग। फिर प्री ऑपरेशनल में कुछ कुछ चीजें आ जाती हैं बट बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। ट्रांसडक्टिव थिंकिंग होती है यहाँ पे बेसिकली। फिर कंक्रीट ऑपरेशनल जो है इसमें आ जाती है हमारी डिडक्टिव थिंकिंग, ठीक है, डिडक्टिव नहीं सॉरी इंडक्टिव की एग्जाम्पल पहले फिर रूल, फिर लास्ट में, या फिर आप ये भी बोल सकते हो सिंपली कॉन्क्रीट थिंकिंग आ जाती है। जैसे 2+2 बच्चा कर तो पाएगा बट फिंगर्स पे कैलकुलेट करके किसी चीज का यूज करके माइंड में नहीं कर पाता, इस तरह की थिंकिंग को कहते हैं कंक्रीट थिंकिंग। लॉजिक अभी आते नहीं है उसके अंदर, बट इसका उल्टा होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हर चीज के पीछे लॉजिक लगा पाना, वो होता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, ठीक है। तो औपचारिक सक्रिय, ठीक है। 75 का बताओ। क्या होगा 75? What is the age group for the moral development stage? Heteronomy reciprocity given by Piaget। एक हम थ्योरी पढ़ते हैं ना कोहलबर्ग की, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कोहलबर्ग एक्चुअली पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से इन्फ्लुएंस है। पियाजे का मोस्ट फेमस जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बट उन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी दी है और उसी से कोहलबर्ग बाद में इन्फ्लुएंस हुए थे। और उन्होंने फिर 6 स्टेजेस और 3 लेवल्स दिए थे मोरालिटी के। पियाजे ने मेनली 2 लेवल्स या 2 स्टेजेस के बारे में बात की थी। एक को नाम दिया था हेट्रोनोमस मोरालिटी, प्रायत नैतिकता, और दूसरे को नाम दिया था ऑटोनोमस, स्वायत्त नैतिकता। हेट्रोनोमस जो था वो 5 से 9 साल के बीच में था और ऑटोनोमस 9 से 11 साल का पीरियड है ना। तो यहाँ नेक्स्ट श्रुति थर्ड होगा 75 का। 76 का बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द बॉटम ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ नीड्स प्रेजेंटेड बाय इब्राहिम मैस्लो। इब्राहिम मैस्लो ने थ्योरी दी है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी बोल लो या फिर इसे सिंपली हायरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं का पदानुक्रम कहा जाता है। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी बोल देंगे, अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने शुरू में 5 लेवल दिए थे, बाद में 7 कर दिए थे, बट टॉप पे हमेशा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही रहता है हमारा, ठीक है, और बॉटम में हमेशा फिजियोलॉजिकल नीड्स ही रहेगी, वो नहीं चेंज होते। तो यहाँ पे बोला था बॉटम में हायरार्की के तो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, मतलब हमारी शारीरिक आवश्यकता है, तो पीछे हम बात कर रहे थे हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जैसे ऑक्सीजन, वाटर, फूड हो गया, रेस्ट करना भी जरूरी है, एक्टिविटी करना भी जरूरी है। फिर उसके बाद आती थी हमारी सेफ्टी नीड्स, सेकंड वाली आती है सेफ्टी नीड्स, सीक्वेंस पता होना चाहिए आपने ना, कपड़ा, मकान, बैंक बैलेंस, आउटर डेंजर से सेफ्टी चाहिए। फिर ये भी मिल जाता है तो हमें क्या चाहिए होता है हमारी कुछ फिर सोशल नीड्स होती है, सामाजिक आवश्यकता है, लव एंड बिलोंगिंगनेस, और परिवार चाहिए, फैमिली चाहिए, पार्टनर चाहिए, बच्चे चाहिए, ये भी हो गया। तो हमें रिस्पेक्ट चाहिए और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हम अपने एक्चुअल पोटेंशियल को रियलाइज कर लेते हैं। तो टॉप पे हमेशा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रहता है, आत्मबोध, और बॉटम में शारीरिक जरूरतें रहता है। चलो 77 का बताओ। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। पहली बार इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड किसने इंट्रोड्यूस किया था? मेयर एंड सॉल्वॉय ने किया था। ये डायरेक्टली आपने एक बार याद रखें, इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस की थी। नेक्स्ट, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग, सुषुप्त अधिगम। लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वो टॉलमैन ने दिया था। कर्ट कर्ट लेविन जो है इन्होंने फील्ड थ्योरी दी है। ये हमारे जो गेस्ट्रॉल साइकोलॉजिस्ट हैं, कोहलर वगैरह, उनके साथ काम कर चुके थे, उन्हीं से इन्फ्लुएंस थे और उनसे प्रभावित होकर इन्होंने नई साइकोलॉजी जिसे क्षेत्रवाद कहता है उसे वो रखा इन्होंने ना। थॉर्नडाइक ने कनेक्शनिज्म, संबंधवाद की शुरुआत की। पैवलॉव भी संबंधवाद, कनेक्शनिज्म
से रिलेटेड आ जाते हैं, एसआर थ्योरी वगैरह का कॉन्सेप्ट इन्हीं का है। और टॉलमैन का है लेटेंट लर्निंग, सुषुप्त अधिगम। मतलब इन्होंने बोला कि जब तक हमें किसी चीज को करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें भी नहीं पता होता कि वो चीज हमें आती है। जैसे डेली बेसिस पे क्या कर रही है, एक बच्चा है वो अपनी मम्मी के साथ ही स्कूल जाता है, बट कई एक दिन क्या हुआ कि उसकी मम्मी को किसी रीजन की वजह से बोला कि मैं आज तुझे स्कूल छोड़ने नहीं जा सकती, आज तो खुद ही जाएगा। तो बच्चा क्या करता है, डेली जस्ट जो रास्ता एक्चुअल आराम से उस रास्ते से वो स्कूल पहुंच जाता है। बट उसे तब उसी दिन वो पता चला कि यार मुझे तो रास्ता पता है, मैं ऐसे ही मम्मी को रोज लेके जाता था। तो जब तक हमें जरूरत नहीं पड़ती, हमें खुद को नहीं पता है शायद कि हमें कोई चीज आ गई है, हमने लर्न करी है, छुपी रहती है, उसे कहते हैं लेटेंट लर्न। नेक्स्ट, विच ऑफ द थॉट्स ऑफ स्कूल इन साइकोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक बॉक्स थ्योरी। ब्लैक बॉक्स थ्योरी जो है ये किसने दी है, किसका कॉन्सेप्ट आता है? तो ब्लैक बॉक्स एक तरह से माइंड को कहा जाता है, ठीक है। बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद ने कॉन्सेप्ट दिया है, क्योंकि ये मेनली इंपॉर्टेंस देते हैं किसको, एक्सपीरियंस को। बट इन्होंने बोला माइंड में क्या चल रहा है यार वो नहीं बता सकता कोई, बाहर से कैसा कोई बिहेव कर रहा है उसको देख के हम बता सकते हैं कि ये ऐसा होगा, बट पता नहीं, अब जान के बाहर हम बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, अंदर से दिमाग में कुछ पता नहीं, कुछ घिनौना चल रहा हो हमारे, है ना। तो माइंड को कहा जाता है बेसिकली ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स थ्योरी जो है वो बिहेवियरिज्म, व्यवहारवादियों का कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशन, शास्त्रीय अनुबंधन का दूसरा नाम क्या जाता है? एसआर थ्योरी, स्टिमुलस कम रिस्पॉन्स थ्योरी कहा जाता है इसे, ठीक है। नेक्स्ट, स्केल 1 इन कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस। अभी पीछे हमने बोला कल्चर फेयर या कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट कैटल ने बनाया, कैटल ने जो फ्लूइड और सॉलिड इंटेलिजेंस वाला कॉन्सेप्ट दिया था वही, है ना। तो उन्होंने 3 स्केल बनाए थे अलग अलग बच्चों के लिए, अलग अलग। स्केल 1 जो था वो 4 से 8 साल के बच्चों के लिए है, और जो मेंटली किसी तरीके से रिटार्डेड वाला कौन सा है, हाँ 4 से 8 और मेंटल डेफिशिएंट पर्सन है, ऐसे होना चाहिए था ये। और 4 टू ईयर और नॉर्मल जो 4 टू ईयर के साल के बच्चे हैं और मेंटल डेफिशिएंट जो बच्चे हैं उनके लिए बनाया है स्केल 1। तो स्केल 1 ही पूछा था, राइट आंसर सेकंड आ जाएगा। फिर स्केल 2 जो है वो 8 से 14 साल के लिए बच्चों के लिए, और इसके अलावा जो एवरेज अडल्ट हैं उनकी इंटेलिजेंस को मेजर करता है, 8 से 14 साल के बच्चों और एवरेज जो अडल्ट है उनकी। स्केल 3 जो है वो 14 से अबव और जो सुपीरियर अडल्ट हैं उनकी इंटेलिजेंस को मेजर करता है। स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 ये सारे आपको याद रखने हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, बस लास्ट 4-5 क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन? कॉग्निशन का कंपोनेंट नहीं है, संज्ञान, फीलिंग, थॉट, अटेंशन, परसेप्शन, बताओ। तो कॉग्निशन जो वर्ड है इसका लैटिन में मतलब होता है मेंटल प्रोसेसेस, मानसिक प्रक्रियाएं, मतलब माइंड का यूज करके जो भी हम काम कर रहे हैं। तो हमारे थॉट्स माइंड से रिलेट कर रहे हैं, हमारे परसेप्शन मतलब परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सामने देख कर कुछ उसके बारे में सोचना है ना। जैसे सामने आइसक्रीम देख के तब आपको याद आया कि मुझे आइसक्रीम खानी, वो परसेप्शन हो गया आपका, ठीक है। अटेंशन, ध्यान देना, ये भी कॉग्निशन मेंटल प्रोसेस के अंडर आता है। फीलिंग्स नहीं आएगी, ये इमोशन से लीड करेगा, हमारे भाव नहीं आएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट, एनर्जाइज एंड डायरेक्टेड बिहेवियर कब होगा? जब हम मोटिवेट होंगे, ठीक है। मोटिवेशन होना चाहिए किसी चीज के लिए। नेक्स्ट, लेटेंसी स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, लेटेंसी स्टेज जो है ये पीयर रिलेशंस की, लेटेंसी, हाँ पीयर रिलेशन, ये जो पीछे हमने सिगमंड फ्राइड का पढ़ी ना, चौथी स्टेज थी। लेटेंसी जो वर्ड है वो लेटेंट से बनना है, लेटिन में लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। जिसमें बोल रहा है लिबिडो छुप जाती है, लिबिडो छुपने का एक रीजन ये भी होता है कि इस स्टेज में सुपर ईगो का डेवलपमेंट हो जाता है, जो शायद ये बताती है कि ऐसे खुद के बॉडी पार्ट से प्लेजर लेना शायद गलत है। और दूसरा ये स्कूल गोइंग एज भी है, स्कूल में जब बच्चा जाने लगता है तो नई नई स्किल्स सीखता है, नए फ्रेंड्स बनाता है, उनके साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो लेटेंसी स्टेज को कैरेक्टराइज किया जाता है पीयर रिलेशन से, लिबिडो से। नेक्स्ट, डैश इज द फर्स्ट स्टेज इन मोटिवेशनल स्टेज। जब भी मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं सबसे पहले आपकी कोई जरूरत होनी चाहिए, ठीक है। अगर जरूरत हमारी सेटिस्फाई नहीं होती तो उसकी वजह से एक टेंशन की जो स्टेट अराइज होती है उसे हम नाम देते हैं ड्राइव का,
फिर अगर हमें कुछ चीज़ मिल गई, हमारी इंसेंटिव कोई भी एक्सटर्नल थिंग हो सकती है जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है और नीड सेटिस्फाई हो जाती है, तो ड्राइव भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये मोटिवेशनल साइकिल ऐसे बनता है, सबसे पहले ज़रूरत, फिर ड्राइव, उद्दीपन, फिर इंसेंटिव, प्रलोभन, है ना? तो फर्स्ट पूछा था ना, फर्स्ट है हमारी नीड, आवश्यकता। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फ्राइड, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पर्सनैलिटी इज। ईड, ईगो, सुपर ईगो का कंसेप्ट फ्राइड का पीछे हमने बताया। ईड तो काम करिए प्लेजर प्रिंसिपल पे, उसे नहीं कुछ लेना देना कि मुझे बस कैसे भी वो चीज़ मिलनी चाहिए, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कुछ भी करो आप, चोरी चकारी मर्डर किसी का जो मर्जी करो। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है, ईड कोई डिमांड को पूरा करेगी बट रियलिटी का ध्यान में रखेगी यार कि ऐसे तो कुछ पनिशमेंट भी मिल सकती है हमें। सुपर ईगो जो है वो टोटली मोरालिटी पे बेस्ड होगी, जो सही है वही करेंगे, गलत कुछ करेंगे नहीं। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच बेसिकली बोला जाता है ईगो को, क्योंकि ये क्या करती है, हमारा जो अहम है वो इदम और पराहम दोनों के बीच बैलेंस बना के रखता है, इसीलिए इसे एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पर्सनैलिटी कहते हैं। नेक्स्ट, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग सिग्निफाइज। क्या होता है, अब जैसे आप काफी देर से पढ़ रहे हो, तो शुरू में तो एकदम फास्ट स्पीड से आप सीखते हो अगर कोई चीज़ आपको अच्छे तरीके से आती है, बट थकान की वजह से, फटीग की वजह से वो ऐसे ऐसे फिर स्टीडी होने लगता है, और बहुत देर तक पढ़ते रहेंगे तो ग्राफ एकदम डिक्रीज हो जाएगा, फिर सर के ऊपर से जाएंगी चीज़ें, अब नहीं कुछ समझ आ रहा, बंद करो, है ना? तो ये जो बीच में हॉल्ट बन गया, एक प्लेट्यू की तरह, पठार की तरह, इसे ही कहा जाता है प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो लर्निंग हॉल्ट को कहते हैं, और क्यों बनता है, ड्यू टू फटीग, थकान की वजह से ये बन जाता है। ठीक है, लर्निंग कर्व जो है हरमन एबिंगस ने दिए हैं 4 टाइप के, पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर कर्व, और चौथा जो है हमारा वो आ जाता है हमारा मिक्स्ड कर्व। तो ये जो हमारा मैंने बनाया, ये जो शेप बनाई, ये है नेगेटिव कर्व की। नेगेटिव कर्व ऑफ लर्निंग क्यों, क्योंकि शुरू में तो इंक्रीज हो रही थी, फिर स्टेडी हो जाती है, और अल्टीमेटली आगे जाके डिक्रीज ही हो जाती है वो। ठीक है, जबकि ये है पॉजिटिव कर्व का एग्जांपल, इनिशियली स्टेडी, फिर एकदम से शार्प इंक्रीज देखने को मिलता है। ये है स्ट्रेट कर्व, लीनियर कर्व, जो रेयर केसेस में देखने को मिलता है, और है ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मिक्स, जिसे सिग्मोइड या एस शेप कर्व कह देते हैं। हरमन एबिंगस ने दिए, याद रखना है। नेक्स्ट, वन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। मैंने पीछे बोला ना कि शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरह के होते हैं बुद्धि परीक्षण। ठीक है, आर्मी बीटा, भाटिया बैटरी, रेवन प्रोग्रेसिव, रेवन प्रोग्रेसिव, तो पीछे हमने पढ़ा किस तरह का था ये, नॉन वर्बल था, ग्रुप और इंडिविजुअल दोनों का है बट नॉन वर्बल है। भाटिया बैटरी भी हमारा कैसा है, नॉन वर्बल है, इसमें पैटर्न्स का यूज होता है, स्पेशली इंडियन सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए चंद्रमोहन भाटिया ने बनाया था, और इसमें इस तरह से हम पढ़ कई बार करते हैं ना कि बिना पेन को उठाए कोई पैटर्न आपने बनाना है। ठीक है, तो वो इस तरह भाटिया बैटरी टेस्ट का एग्जाम्पल है। आर्मी बीटा जो है, एक तो ये पूरे ग्रुप की के लिए यूज होता है और वर्बल टाइप का। ठीक है, और आर्मी बीटा अगर पूछा आपसे तो वो ग्रुप के लिए होता है बट नॉन वर्बल और शाब्दिक होता है। आज के लिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलईडी वाज गिवन बाय। एलईडी की फुल फॉर्म, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। किसने का कॉन्सेप्ट है, चॉम्स्की। चॉम्स्की है फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, और इन्होंने बोला लैंग्वेज जो है जन्मजात होती है, इनेट होती है, और लैंग्वेज अलग है, थॉट अलग चीज होती है, सेम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, विच मेथड हेल्प्स टू स्टडी चिल्ड्रन स्पेशली। ये जो विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चे होते हैं, इनको सीखने के लिए कौन सा मेथड हेल्पफुल यूजफुल होगा, हिस्टोरिकल, केस स्टडी, डिस्क्रिप्टिव या एक्सपेरिमेंटल। ऐतिहासिक, केस स्टडी, वर्णनात्मक या प्रयोगात्मक। ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, आप लोग जो भी एंड तक ये क्लास देखेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर करेगा, सही गलत जब आप कमेंट करोगे मैं उसमें बता दूंगी। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा बाकियों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, और भी अगर आपको ऐसी क्लासेस चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना, नेक्स्ट और मैं ट्राई करूंगी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर से पहले आपको एक बार प्रैक्टिस करवा लें। ठीक है, चलो आज के लिए बस